आज हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं अपने इस कोर्स का जिसका नाम है विजुअलाइजिंग द मैथमेटिक्स ऑफ जनरल रिलेटिविटी। और इससे पहले जो हमने क्लासें पढ़ी हैं वो प्रिपरेशन की क्लासें थी। हमने उसमें क्विक रिव्यू किया है हमने उसमें मैथमेटिक्स जो यूज़ होती है इसमें उसका, और कुछ और तारुफी बातें करते रहे हैं हम। और अच्छी तरह से हम ये जान गए हैं कि किस किस्म की इक्वेशंस और किस किस्म के कॉन्सेप्ट से जनरल रिलेटिविटी की मैथमेटिक्स पढ़ते हुए हमारा वास्ता पड़ने वाला है। तो आज हम बाकायदा पहली क्लास के तौर पे आगाज़ कर रहे हैं, और जो तरीका है वो यही है कि जनरल रिलेटिविटी हो या कोई भी रिलेटिविटी हो, शुरू से हिस्टोरिकल ही किया जाता है। और हिस्ट्री तो हम उस तरह से नहीं देखेंगे, हम यही देखेंगे कि क्या वजह बनी कि आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी पर काम किया आज के लेक्चर में। और कुछ हिस्सा फिर हम देखेंगे कि आइंस्टाइन ने जो काम किया शुरू में वो क्या था। लोरेंट्स का जो काम और आइंस्टाइन का जो उस वक्त का की जो थॉट्स थी उनमें क्या डिफरेंस था एक जैसी होने के बावजूद। ये बड़ा ज़रूरी है, ये फाउंडेशन है। और इसका ख़ास ताल्लुक स्पीड ऑफ लाइट से है। आज के लेक्चर का लाइट क्या है, रोशनी क्या है, और इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिर थ्रू आउट द सीरीज़, कोर्स की सीरीज़ जो है लेक्चर्स की, उसमें थ्रू आउट द सीरीज़ जो है इसका ज़िक्र है स्पीड ऑफ लाइट का, और सी बार बार यूज़ होगी। जैसे कि जनरल रिलेटिविटी में c⁴ जो है वो भी मौजूद है। तो इस वजह से लाइट के नाम, नूर के नाम आज का लेक्चर, ये पहला लेक्चर है। MS वर्ड नहीं, मैंने बनाई थी आपके लिए प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट की, तो पहले मैं वो खोलने लगा। ये है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, और गैलीलियन रिलेटिविटी से हम आगाज़ करेंगे। गैलीलियन रिलेटिविटी क्या है और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे एक ही चीज़ मैंने मेंशन किया सिंपल सी, कि इन गैलीलियन रिलेटिविटी टाइम इज़ नॉट रिलेटिव एज वेल एज द स्पेस। ना ही टाइम और ना ही स्पेस ये रिलेटिव नहीं है, जो कि स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक रिलेटिव है। सो इसलिए ये फ़र्क जो गैलीलियो और आइंस्टाइन का है ये हमें अभी देखना है थोड़ी देर में। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन क्या है। हमने बचपन से रिलेटिव मोशन बार बार देखी है हमेशा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है रिलेटिविटी में इम्पोर्टेंस का हामिल है, और उसी की वजह से जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से रिलेटिविटी जन्म लेती है। तो ये मैंने जो इमेज आपके सामने खोला है, ये मैं एक फ़ाइल है जो खोलने लगा हूँ, और ये है मैंने माया में बनाई है आपके लिए। इसमें आप देखें कि दो फ्रेम है, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एक ही मोशन के। जो इन्वेरिएंट क्वांटिटी है इसमें वो एक ही मोशन है, यानी बॉल की जो मोशन है वो दो नहीं है, लेकिन आपको दो महसूस होंगी। उसकी वजह ये है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूवमेंट की हालत में है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी है। तो ये जो राइट साइड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये स्टेशनरी है, और जो लेफ़्ट साइड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मूव कर रहा है। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मूव कर रहा है उसका सबूत आपको देने के लिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस लेफ़्ट साइड वाले फ्रेम को थोड़ा सा पीछे हटाऊं, तो यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा कैमरा है, ये कैमरा है। अच्छा, इसकी शक्ल भी कैमरा जैसी है। ये ये देखें, एग्जैक्टली कैमरा है, सेम कैमरा दोनों जगह नज़र आ रहा है। इस वक्त दोनों फ्रेम स्टेशनरी फ्रेम है, क्योंकि मैंने ये लेफ़्ट साइड वाला फ्रेम चेंज कर दिया। अच्छा, ये कैमरा है, आपने देख लिया। अब मैं प्ले करूँगा बटन तो आप देखेंगे कि ये कैमरा मूव कर रहा है। तो ये एक तरह से समझ लें कि कार चल रही है और उसमें एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी आँखें हैं, क्योंकि जो मूव कर रहा है फ्रेम वो देख रहा है नीचे स्टेशनरी फ्रेम को, जो किसी किसी और का फ्रेम है,
और उसको देख रहा है तो उसको कैसे देख रहा है, क्योंकि वो जिस फ्रेम को देख रहा है उसमें मूवमेंट है, उसमें मोशन है, बॉल की मोशन है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, अब देखिए कैमरा मूव करेगा, कैमरा मूव कर रहा है। सो ये फ्रेम था, ये जो कैमरा है इसकी आंख से अब हम देखेंगे। इसका नाम मैंने पर्सपेक्टिव 1 रखा है। अब ये कैमरा जिसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, आप देख के आए हैं एक लम्हा पहले, जिस कैमरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया है वो असल में मूव कर रहा है। यानी वो कार में बैठे हुए हैं आप, और फ्रंट सीट पे बैठे हैं, बैक सीट पे बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, सड़क पे एक बच्चा खड़ा है जो बॉल बाउंस कर रहा है ज़मीन पे, आप उसके पास से गुजरे हैं। तो आपको बॉल कैसे दिखाई देती है, हम नॉर्मल इस पर गौर नहीं करते कि कैसे दिखाई देती है, लेकिन रियलिटी में वो आपको कैसे दिखाई देती है, उसके लिए चूंकि आप मूव कर रहे हैं और वो बॉल नीचे गिर रही है, तो उसके लिए ये फाइल है और बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि ये अभी एक सेकेंड, ये फाइल मैं दोबारा खोलूँगा ना तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं सर्व करना पड़ेगा। ये लेफ़्ट साइड वाला जो फ्रेम है, इसको मैंने क्लिक किया और प्ले किया, ये बॉल की मूवमेंट। और ये राइट साइड वाला फ्रेम है, ये बॉल की असल मूवमेंट। ये एक्स एक्सिस पर बॉल के साथ आपको कैमरा भी नज़र आ रहा है जो कि जा रहा है। ये मैंने सिलेक्ट भी कर दिया। दूसरा फ्रेम लेफ़्ट साइड वाला इसी कैमरे से लिया गया है, उसकी आंख से देखा गया है। अब ये लेफ़्ट साइड का फ्रेम है, इसमें देखिए कि बॉल जो है वो बाउंस भी हो रही है और एक्स एक्सिस पर भी उसकी वैल्यू है। वेलोसिटी एक है, यहीं से सारी बात को अगर आप अखज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सारी की सारी बात। वेलोसिटी एक ही है, इनवेरिएंट क्वांटिटी। मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ, सारी की सारी बात यहीं पे अखज़ हो सकती है। वेलोसिटी एक ही है, इनवेरिएंट क्वांटिटी एक ही है, वी का लेटर एक ही है, उसके कंपोनेंट्स दो हैं, वाई एक्सिस पर उसका कंपोनेंट, एक्स एक्सिस पर उसका कंपोनेंट। अभी जो लेफ्ट फ्रेम में है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट्स भी वर्किंग में पोजीशन में है, नज़र आ रहा है कि वर्क कर रहा है, एक्स कंपोनेंट में भी कुछ वेलोसिटी नज़र आ रही है उसी बॉल की, और वाई कंपोनेंट में भी उसकी वेलोसिटी नज़र आ रही है। लेकिन जो राइट साइड पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे बॉल जो है सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट मोशन में है, और वाई कंपोनेंट जो है बॉल का सिर्फ वही हमें नज़र आ रहा है कि वो काम कर रहा है, और एक्स कंपोनेंट ज़ीरो है। फिर देखें, राइट साइड पे बच्चा खड़ा है और वो बॉल बाउंस कर रहा है, साथ आप खड़े हैं, आप उसका बाउंस देख रहे हैं, ज़मीन से बॉल टकरा के वापस जा रही है, वाई एक्सिस पर बॉल की सारी वेलोसिटी वी कंज्यूम हो रही है एक ही कंपोनेंट। ये टर्में आप याद करें, अगर आपको स्पेशल रिलेटिविटी से इश्क है ज़माना मकान से, तो ये टर्में याद करें कि वो जब बाउंस हो रहा है तो उसका जो वेलोसिटी वी है वो कंज्यूम हो रही है उसके एक ही कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में नहीं हो रही। और लेफ्ट साइड पे उसकी वही वेलोसिटी जो इनवेरिएंट क्वांटिटी है, अब दो कंपोनेंट्स में। अमेजिंग, ये बहुत अमेजिंग बात है। यानी आप एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जी ड्रॉ करते हैं और एक ऑब्जर्वर आके कहता है कि जो वेलोसिटी है वो एक्स में भी थोड़ी सी शामिल हो रही है, वाई में भी शामिल हो रही है और जी में भी शामिल हो रही है। और दूसरा कहता है कि एक्स और वाई में वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ जी में है। और तीसरा कहता है जी और वाई में नहीं है, सिर्फ एक्स में है। और एक और आता है, वो कहता है कि वाई में है और एक्स और जी में नहीं है। और आप कहते हैं कि सारी की सारी वेलोसिटी टी में है, ना एक्स में है, ना वाई में है, ना जी में है, क्योंकि आप स्टेशनरी बैठे होते हैं। जिस भी फ्रेम में होते हैं आप हमेशा स्टेशनरी होते हैं। इवन कि एक्सेलरेटेड भी फ्रेम होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन ना हो, बहुत ज़्यादा होता है तो चेहरा वेरा टूट जाता है ना। बियरेबल एक्सेलरेशन भी अब अगर बैठे हों तो आपको अपना फ्रेम स्टेशनरी नज़र आता है। वो एक अलग बात है कि एक्सेलरेशन के असरात जिस्म पे पड़ते हैं, और कुछ वक्त के बाद अगर आप मुसलसल ऐसे फ्रेम में रहें कुछ महीने तो आपकी हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन छोटा थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन जो है वो अगर आप उसमें रहें, जैसे एक एक्सेलरेशन के लिए तो हमें पैदा किया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। माँ के पेट में जब हम बिल्कुल पहले दिन के बच्चे होते हैं, उस वक्त भी
वो हमें फील होता है 9.8 मीटर पर सेकंड्स का एक्सेलरेशन पर सेकंड स्क्वायर का, ग्रेविटी का, ज़मीन खींच रही है हर वक्त हमें नीचे। लेकिन इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन के हम आदी नहीं है। कहीं 10 पर हो जाए, कहीं 20 हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा पिचकाऊ फील होगा अपने चेहरे पर। खैर, तो यहाँ पे देखें कि आपने कहा मैं टी में बैठा हूँ, ये टी फ्रेम है आपका। आपने कहा मेरी जो स्पेसशिप के कॉकपिट है, मैं उसमें बैठा हूँ, स्पेसशिप एक्सेलरेटेड है या कांस्टेंट है। दोनों सूरतों में आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरी सारी की सारी वेलोसिटी, जिसको हम स्पेशल रिलेटिविटी की ज़बान में सी कहते हैं, कि हर ऑब्जेक्ट्स, मैंने आपसे पहले बताया था आपको कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल भी और एक सियारा भी, हमेशा सी की रफ्तार पर होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रफ्तारें तो हमें मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं, तो फिर सब सी की रफ्तार पे होते हैं, तो सब एक जैसी रफ्तार पे होते हैं। तो जवाब यह है कि कंपोनेंट्स। इसीलिए मैं ये फ्रेम खोल के बैठा हूँ आपके सामने। जवाब यह है कि सारी कहानी उन 4 कंपोनेंट्स में है स्पेस टाइम के, जो वेलोसिटी सी को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। जो ऑब्जर्वर खुद बैठा है, बताने वाला ऑब्जर्वर, अपने फ्रेम के बारे में जो बात वो बताता है, हमेशा वो कहता है कि मेरी तमाम की तमाम सी, मेरी तमाम की तमाम वेलोसिटी, वो मेरे हिसाब से टी कंपोनेंट में है। एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है और जेड भी ज़ीरो। इसीलिए मैं अपने आप को एक स्टेशनरी पोजीशन में फील करता हूँ, जैसे कि दुनिया बस सिर्फ बाकी सारी मेरे आसपास घूम रही है और वाहिद मैं हूँ जो आराम से एक रेस्ट फ्रेम की हालत में होता हूँ। तो मेरी सारी सी जो है वो टी में कंज्यूम हो रही है, और बाकी जो लोग आपको देखेंगे वो कहेंगे नहीं, तुम्हारी सी टी में कुछ कंज्यूम हो रही है और बाकी जो है वो एक्स और वाई और इनमें उनको उसको नज़र आएगा, फिर एक्स में कंज्यूम हो रही है तो एक्स में आपको आपकी मूवमेंट नज़र आएगी, वाई में या जी में भी नज़र आ सकती है। तो ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हैं कोऑर्डिनेट्स का की वजह से वेलोसिटियों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। पावर पॉइंट, तो दूसरी तस्वीर है, इसमें नरेटर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नरेटर होता है कहानी सुनाने वाला, यानी जो बंदा ये फ्रेम बता रहा है, जो पावर पॉइंट में इसमें स्लाइड खुली है, इसमें ये बच्चा बॉल को बाउंस कर रहा है, तो जो बंदा ये फ्रेम बता रहा है वो इन दोनों फ्रेमों को दूर से दिखा रहा है, तो वो कहानी सुनाने वाला है, इसलिए उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके फ्रेम में दोनों दूर से नज़र आ रहे हैं, बच्चा भी और बॉल भी। इन बॉयज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस द बॉल हैज़ ओनली वाई वेलोसिटी एंड नॉट द एक्स। दैट्स बिकॉज द बॉय सीज एक्स वेलोसिटी इन कार्स मूवमेंट। कितनी अजीब बात है, अपने ही बॉल की। Excuse me, sir. जी, May I ask you a question? यस, व्हाई नॉट। सर ये जो जैसे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की बात हो रही थी कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी जो है सिर्फ उसका वर्टिकल कंपोनेंट नजर आ रहा है और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका हॉरिजॉन्टल भी नजर आ रहा है। जी, तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नजर आ रहा है, क्या उसमें वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो कम होगी? यानी बॉल जो है वो कम हाइट पे जाती हुई नजर आएगी, जबकि स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बॉल है वो लेट्स से 10 मीटर तक जा रही है, तो जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्या उसमें बॉल जो है वो लेट्स से 5 मीटर या 6 मीटर तक जाती हुई नजर आएगी ऊपर यानी वर्टिकल आप कंपोनेंट? यानी आप ये कह रही हैं कि चूंकि वेलोसिटी उसमें खर्च हुई है एक्स में, जी जी तो जी नहीं, जी। नहीं नहीं, वो इस तरह से नहीं होगा, उसकी हाइट तो उतनी ही नज़र आएगी। उसकी वेलोसिटी एक्स में एक्स वाली खारिज नहीं हुई, बच्चे की लाइट का डिफरेंट मामला है, बच्चे के बॉल की। उसकी वेलोसिटी एक्स में खर्च नहीं हुई, बल्कि एक्स में ऐड हुई है कार की। यही जो जुमला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो फ्रेम मैंने इमेज ओके खोला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ओके दैट्स बिकॉज द बॉय सीज एक्स वेलोसिटी इन कार्स मूवमेंट। ये मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। यहाँ देखें मैंने ओके, थोड़ा ये, ब्लर नजर आ रहा था। ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, ये अगली कार, इसमें देखें ना, ये है, अब है द बॉयज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो बॉयज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें वो क्या देख रहा है कि कार की वेलोसिटी है बेसिकली एक्स वेलोसिटी, लेकिन वो इस वेलोसिटी को, कार की है, बॉय के लिए बॉल मूव हॉरिजॉन्टली नहीं कर रही, लेकिन वो इस वेलोसिटी को बॉल की वेलोसिटी के तौर पे पहचान तो नहीं रहा, वो कार को आता हुआ देख रहा है। लेकिन इन फैक्ट जब कार वाले फ्रेम से बॉल देखी जाती है तो यही कार की ही वेलोसिटी है जो उसमें ऐड हो गई है, जिसका आपने सवाल किया कि क्या उसकी वजह से
उसकी हाइट में डिफरेंस आएगा। तो हाइट में तो डिफरेंस इसलिए नहीं आएगा कि ये वेलोसिटी कार की है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखे ना ये बनाया है ये बनाया एक्स एक्सेस और ये बनाया वाई एक्सेस। तो जो बॉल है वो इस वक्त कार की एक्स एक्सेस की वेलोसिटी और वाई की वाई एक्सेस की वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटियों का मजमूआ है कार वाले के लिए, और लड़के के लिए सिर्फ वाई की है। तो हाइट जो है वो उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट में अब देखें कि कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखते हैं जब, तो बॉल जो है वो एक्स एक्सिस में भी अपनी वेलोसिटी के कंपोनेंट में कंज्यूम होती नज़र आती है। फिर जब आप इन दोनों को क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल से इनके कंपोनेंट्स में वेलोसिटी मालूम करते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि वेलोसिटी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है। कि अगर वेक्टर एडिशन के ज़रिए उसको आप मालूम करना चाहें कि एंड रिज़ल्ट क्या है, तो फिर ये हाइट का सवाल हल हो जाता है। आगे चल के इसकी मज़ीद, इसी यही टॉपिक है तो आगे चल के इसकी मज़ीद भी आपको वजाहत हो जाएगी। तो गैलीलियन रिलेटिविटी में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ऑब्जर्वर्स एग्री करते हैं कि ये चीज़ें इनवेरिएंट हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे ऑब्जर्वर डिसएग्री करते हैं और वो कहते हैं ये इनवेरिएंट नहीं है, ये चेंज होती रहती है। सो जो चीज़ थिंग्स ऑब्जर्वर्स एग्री ऑन वो ये है कि टाइम भी गैलीलियन रिलेटिविटी में एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। न्यूटन भी इसको एब्सोल्यूट मानता था और गैलीलियो भी एब्सोल्यूट मानता। एब्सोल्यूट क्वांटिटी है कि आपका सेकंड और मेरा सेकंड एक लंबाई का होगा। यूँ नहीं है कि आपका सेकंड मेरे सेकंड से बड़ा या छोटा हो, ये पॉसिबल नहीं था, सोच भी कोई नहीं सकता था, ऐसा कैसे हो सकता। हर कोई सोचता था हर जगह टाइम एक जैसा टिक करता है। स्पेस पर भी वो एग्री करते थे, मास पर भी वो एग्री करते थे, और लॉज ऑफ मोशन पर भी वो एग्री करते थे। लेकिन वेलोसिटी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पर वो डिसएग्री करते थे कि ये चीज़ें जो है रिलेटिव हैं, और ये है गैलीलियो और न्यूटन के नज़दीक क्या कहते हैं, रिलेटिविटी। थोड़ी सी बात हमें एक्सेलरेशन की यहाँ पे करनी होगी कि द मैकेनिज्म ऑफ एक्सेलरेशन अगर आपके जहन में हो तो आपके लिए जो है कांस्टेंट वेलोसिटी का कंसेप्ट स्पेशल रिलेटिविटी के बैकग्राउंड में बहुत साफ हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? अव्वल तो किसी आले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक्सेलरेशन को फील करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन या एनिमल। एक्सेलरेशन चूँकि प्रोपोर्शनल है फोर्स से, तो वो फोर्स फील करता है अपने चेहरे पे, अपनी बॉडी पे। लेकिन अगर वो माइन्यूट हो एक्सेलरेशन, तो ऐसी फॉर्म में एक एक्सेलरोमीटर रखा जाता है उसकी गाड़ी में, और वो एक्सेलरोमीटर जो है वो बताता है कि कितना एक्सेलरेट हो रही है गाड़ी। और उस एक्सेलरोमीटर का जो मैकेनिज्म है वो समझना हमारे लिए पूरी स्पेशल रिलेटिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें फोर्स इन्वॉल्व हो गई है, और काइनेमैटिक्स से हम डायनामिक्स में चले जाते हैं। फिजिक्स पूरी चेंज हो जाती है, रैल्म ऑफ फिजिक्स चेंज हो जाता है कि अब हम कांस्टेंट वेलोसिटीज़ की दुनिया से निकलकर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ में चले गए, और अब हमारा फ्रेम इनर्शियल नहीं रहा। तो इनर्शियल फ्रेम की भी आज हमने बात करनी है। ये जो एक्सेलरोमीटर का मैकेनिज्म है, इसको आप देखें कि ये किस तरह से काम कर रहा है कि आपका एक ऑब्जेक्ट जो लूजली एसोसिएटेड है, मैं यहाँ पे आपको इसको दिखाता हूँ जहाँ मैंने ये फाइल बनाई थी, अलगूडो, ये। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये दरमियान में एक बॉक्स सा है। जब ये जो लेफ्ट साइड से ऑब्जेक्ट इस पे आ रहा है, ये वाला, जब ये नहीं था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, जब ये नहीं था तो ये सेंटर में बिल्कुल खड़ा था और कोई ग्रेविटी, कोई फोर्स इस पर नहीं थी, और ये यूनिफॉर्म, ये इनर्शियल फ्रेम का सबूत दे रहा था। इनर्शियल फ्रेम में यही होगा कि ये यहीं खड़ा रहेगा, ना इधर ना दाएं ना ऊपर ना नीचे, ये नहीं जाएगा। अगर किसी तरफ से इस पर फोर्स एक्ट करे, इनर्शियल फ्रेम वही होता है ना जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, कि फ्रेम मूव हो रहा है, सॉरी, कि फ्रेम मूव हो रहा है टोटल का टोटल हो, और उसके अंदर कोई चीज़ हिलजुल नहीं रही। ये इनर्शियल फ्रेम की तारीफ है, डेफिनेशन है। आप देखें ना, आप एक जहाज़ में बैठे हुए हो, एयर होस्टेस लेके आ रही हो ट्राली, और वो ट्राली आप देखें कि आपके पास उसने रोकी है, और उसने जग से पानी डाला है गिलास में, और पानी जो है वो ठीक धार बनाता हुआ गिलास में जा रहा है। छोटे से गिलास का रेडियस है, डायमीटर है मुंह का, लेकिन वो ना दाएं गिर रहा है ना बाएं गिर रहा है।
मीनिंग कि जिस फ्रेम में आप मौजूद हैं उस फ्रेम में ये जो एक्सेलेरोमीटर मैंने आपको दिखाया, उस फ्रेम में ये एक्सेलेरोमीटर जो है ये ज़रा सा भी दरमियान में इसकी ये वाली चीज़ हरकत नहीं कर रही है। लेकिन अगर किसी तरफ से कोई अट्रैक्शन आए, कोई अट्रैक्शन किसी प्लैनेट की अट्रैक्शन हो, किसी और तरह की कोई अट्रैक्शन हो, जैसे कि हम अट्रैक्शन पैदा करते हैं एक प्लैनेट बनाकर, और इस प्लैनेट में हम मटेरियल, और ये नीचे अट्रैक्शन लिखी हुई है अल्गुडो, तो ज़ाहिर है अब आप साथ साथ यूज़ किया करेंगे। ये मैंने अट्रैक्शन जो है इसकी 9 कर दिया, 9.8 मीटर पर सेकंड हमारी ज़मीन की अट्रैक्शन है, तो पर सेकंड स्क्वायर्ड हमारी ज़मीन की अट्रैक्शन है, तो वही समझ लें कि मैंने इसमें पैदा कर दिया ऑलमोस्ट। अब मैं प्ले करता हूँ और इस अट्रैक्शन की वजह से थोड़ी एक्सट्रैक्शन बढ़ाते हैं ताकि स्प्रिंग का जो मूवमेंट है वो वाज़े नज़र आए, एग्जेजरेट कर देते हैं। ओके, अब देखें स्प्रिंग खींच गया लेफ्ट साइड पे, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर खींच जाएगा, राइट साइड पे जाएगा तो इधर खींच जाएगा। ये 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 है आपकी गाड़ी का भी एक्सेलेरोमीटर जो है इसी उसूल पे बना हुआ होता है। और अगर आप इसमें एरो ऑन कर लें वेलोसिटी का, फोर्स का, तो वो एरो आपको बाकायदा बताता है उसका रुख, उसका वेक्टर, कि किस तरफ से फोर्स जो है वो असरअंदाज हो रही है। अच्छा, अब ये एक्सेलेरोमीटर अगर आपने इनर्शियल फ्रेम में रखा हुआ है और ये इस पोजीशन में रहता है बिल्कुल सेंटर में, तो आपका फ्रेम इनर्शियल रहेगा। और अगर थोड़ा सा भी जल्जला आ गया है, हम घर में बैठे हुए हैं, जल्जला आ गया हवा भर हल्का सा, तब भी हमारा इनर्शियल फ्रेम, जो पूरा घर हमारा हमारे लिए होता है इनर्शियल फ्रेम, वो थोड़ी देर के लिए नॉन इनर्शियल हो जाता है। तो ये दो फ्रेम जो है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ये जान है स्पेशल रिलेटिविटी की। जिसने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को अच्छी तरह से समझ लिया, उसके लिए फ्रेमों का रिलेटिव का मोशन का जो रिश्ता है वो बिल्कुल पानी हो जाता है। सो ये इतना सादा सी चीज़ है एक्सेलेरोमीटर, और इसी उसूल पे बने हुए होते हैं कि जिस तरफ फोर्स आए उस तरफ वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा खींचे, मुंह खींचे, दांत खींचे, कुछ भी। तो ये आपने जहन में रखना है कि हमने अभी नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ में, और नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में इसको दोबारा यूज़ करना है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम बात करेंगे कि स्पेशल रिलेटिविटी की का आगाज़ किस तरह से हुआ। आपने ये तो सुन रखा होगा कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 4 इक्वेशनें दी थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशनें थी, और उन इक्वेशनों के हमने यहाँ पे खुरम बैठा हुआ है, हम बैठे हुए हैं, हमने यहाँ पे एक क्लास पढ़ी है, ऑनलाइन क्लास इसी तरह की अपने इनके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें हमने मैक्सवेल्स की इक्वेशनें पढ़ी हैं। तो फिर भी हमारा इरादा है कि हम ऐसा कोर्स शुरू करेंगे विजुअलाइजिंग। जी, कोई बोला? हाँ हाँ, आपदा भी इस क्लास में थी। फिर भी हम जो है दोबारा एक sciencedawn.com के प्लेटफॉर्म से कोर्स शुरू करने वाले हैं चंद ही दिनों में, जो फिर उस नए नाम से होगा कि विजुअलाइजिंग द मैथमेटिक्स ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस, और उसमें हिस्ट्री नहीं होगी जैसे पिछली क्लास में बहुत लंबी क्लास पढ़ी थी, कोई 1.5 साल। खैर उसमें हिस्ट्री थी इसलिए। खैर, तो ये 4 इक्वेशनें जो आपके सामने लिखी हुई हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, ये 4 इक्वेशनें हैं मैक्सवेल्स की, जिन इक्वेशनों की वजह से रोशनी तो थी दुनिया में हमेशा से, सूरज से शुआएं आती थी। तो ये इक्वेशनें हैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी हुई, आप ऑलरेडी इनको जानते हैं क्योंकि आप माशाल्लाह बीएस से के स्टूडेंट या उससे ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए ये इक्वेशनें तो फेमिलियर हैं आप। लेकिन ये हिस्ट्री में सबसे पहला एलिमेंट है जो बायस बना स्पेशल रिलेटिविटी के आगाज़ का। हुआ यूँ कि जब मैक्सवेल ने इन चारों इक्वेशनों को आपस में कंबाइन किया, थोड़ी सी मेहनत की, जो आज हम समझते हैं कि बहुत आसान सी चीज़ है और एफएससी में पढ़ा देते हैं, उसने उस पर कुछ साल लगाए। और उसकी एक्साइटमेंट का ये हाल था कि उसने दिन रात जो है वो एक कर दिए, क्योंकि उसको पहले से पता चल गया था, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है मैक्सवेल, उसको पहले से पता चल गया था दौराने मुताला ही कि इसका नतीजा क्या निकलना है, और उसको वो गेस था, इसलिए वो इतना एक्साइटेड था
कि जब उसने रिज़ल्ट निकाला तो दौड़ता हुआ फ़ैराडे के पास पहुंचा, जो उस वक्त बहुत बूढ़ा था और उसके आखिरी दिन थे, और उसने फ़ैराडे को जाके बताया कि मैंने डिस्कवर कर ये किया है कि मैथमेटिक्स करने से 4 इक्वेशनें जो हैं, 2 गाउस की, 1 एम्पियर की और 1 फ़ैराडे की, और इनको कंबाइन करने से जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूँ वो ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक वेव पैदा की जा सकती है जो जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो जो है उसकी स्पीड और सूरज से आने वाली रोशनी की स्पीड अमेजिंगली एग्जैक्टली द सेम चीज़ है। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि मैंने ह्यूमन बीइंग ने 4 इक्वेशनें जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है रोशनी के साथ, मैग्नेटिज्म की बात हो रही है और चार्ज की बात हो रही है, उन इक्वेशनों को मिक्स करने से मैंने एक चीज़ दरियाफ्त की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसकी जो स्पीड है, मैं थोड़ा सा आपको इसका तारुफ करवा देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। जब हम स्पीड की बात करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट की, तो बैकग्राउंड पे इसकी मौजूदगी ज़रूरी है। अब मैं MS वर्ड में जा रहा हूँ इसका थोड़ा सा तारुफ करवाने के लिए, और MS वर्ड सबसे पहली जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई थी वहाँ पे, आप जानते हैं वो गाउस का लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और वो मैं उसकी सिर्फ डिफरेंशियल फॉर्म लिख रहा हूँ। आप उसकी जानते हो कि पहले से इंटीग्रेशन में जैसे वो लिखा जाता है, और वो है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रो जो है वो करंट की डेंसिटी है कि किसी जगह पे करंट कितना डेंस है, बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है और बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग है इसका। ये मैंने ड्राइंग का बटन दबाया, अगर हमारे पास एक गाउशियन सरफेस हो, स्फेरिकल बड़ी सी स्फीयर हो गाउशियन सरफेस की, और उसके अंदर कुछ चार्ज हो, ये स्फीयर है, अगर सर्कुलर फॉर्म में है लेकिन ये स्फीयर है, इसको थोड़ी सी ये चीज़ लगा देते हैं तो शायद इसमें शेप भी स्फेरिकल महसूस हो। अच्छा, ये एक स्फीयर है और इसमें कोई कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें, और वो चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही होगी जो आउटवर्ड्स फ्लक्स होगा। आउटवर्ड्स फ्लक्स पॉजिटिव होता है। सो मैं सारे एरो नहीं बनाता और ये 3 बना के बाकी का आप गैस कर लें कि चारों तरफ से, बल्कि हर तरफ से, क्योंकि ये स्फीयर है, हर तरफ से आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज में से पैदा हो रहा होता है, इमानेट हो रहा होता है, और जो इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। और जो नेगेटिव डाइवर्जेंस होते हैं, जो कन्वर्जेंस होती है, वो जैसे ज़मीन के आसपास ग्रेविटी है, यानी वो नेगेटिव होती है और वो उसकी तरफ खींचती है, स्फीयर की तरफ खींचती है, और जो पॉजिटिव होता है वो स्फीयर से आउटवर्ड फ्लक्स होता है। सो ये एक आउटवर्ड फ्लक्स वाला हमारा गॉसियन सरफेस है हमारी, और इस सरफेस के दो नुमायां पहलू हैं। एक इसका बैरूनी, जैसे ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं और ये इसकी बैरूनी सरफेस होती है किसी स्फीयर की, और एक इसके अंदर जो गूदा है, जो मवाद है जिससे ये भरी हुई है, इसका पेट जिससे भरा हुआ है, तो ये 2 इसके हिस्से हैं। इस स्फीयर के 2 हिस्से हैं, एक बैरूनी और एक अंदरूनी। जो बैरूनी हिस्सा है इसको हम शो करते हैं एक पैच से, और बहुत से पैचों के मजमूए को हम कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ लिटिल DA। ए मानी एरिया और डी साथ लगा दे तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जल्दी से, DA। और ये वाला एरिया, लेकिन इसके अंदरूनी जो दुनिया है उसको हम सरफेस एरिया से शो नहीं करते, उसको हम शो करते हैं वॉल्यूम से, क्योंकि वो अंदर है ना। तो वॉल्यूम के लिए हम एक हमेशा क्यूब लेते हैं, यूनिट बाय यूनिट की। जो भी यूनिट हमने लिया हुआ है उस यूनिट से लेके यूनिट बाय यूनिट की, उसको बहुत चूंकि इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होता है इसलिए उसको DV से शो करते हैं, DV से। तो जिस तरह ये मैंने DA लिख दिया है, वॉल्यूम जो है वो DV होगा, तो इसलिए इसके साथ मैं यहाँ पे इसके लिए
DAV लिख देता हूँ। अब अगर आपको क्लिक नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए था कि एक DV हो हमारे पास एक्सप्रेशन किसी स्फीयर के अंदर, DV का इंटीग्रल फॉर्म में, उसका सारा अंदर का वॉल्यूम हमारे पास हो, सम हो, इंटीग्रेटेड हो, और दूसरा बैरूनी सरफेस का हमारे पास एरिया के छोटे छोटे टुकड़े हों, तो इनके दरमियान जो रिलेशन है उसी को डाइवर्जेंस थ्योरम कहा जाता है। और वो हमने पहले जब जनरलाइज कर रहे थे, हम सारे कोर्स की उमूमी व्यू कर रहे थे, रिव्यू, उस वक्त हमने उसको देखा भी था। इंटीग्रल ऑफ एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स या डॉट DA। अच्छा, यहाँ पे जो असल फॉर्म में लिखा जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म में डाइवर्जेंस थ्योरम लिखा जाता है, तो ई की बजाय यहाँ पे कोई और लेटर डाला जाता है, तो मैं यहाँ पे हमारा काम ई के साथ है इसलिए ई लिख रहा हूँ। फिर वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के दरमियान, वो ही बताता है डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और DV लिख देंगे। तो ये आपने उसमें किया था जब हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। अब अगर ये वाला इंटीग्रल लेना है सारा, तो ये इस जगह जमा हो रहा है लेफ्ट साइड पे एरिया में, और ये वाले सारे वॉल्यूम लेने हैं तो ये इस साइड पे जमा हो रहे हैं। सो हमें पहले से मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है के। आपको याद होगा कूलॉम लॉ में के की एक वैल्यू होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आगे कूलॉम लॉ लिखा हुआ होता है क्यू बड़ा क्यू छोटा क्यू, या Q1 और Q2, ये कूलॉम लॉ का एक उसूल है लिखने का। तो जैसे M1 M2 ये हुई ग्रेविटेशन वाली इक्वेशन जैसी चीज़ है। नीचे उसके R² होता है, क्योंकि इसका 1/R² का रिलेशन है वही जो ग्रेविटी का है। लेकिन जब हमने E की जगह इससे लिखना होता है तो एक Q नहीं लिखते। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप नीचे, मैं आपको करके जल्दी से दिखा देता हूँ कि अगर आप इक्वेशन की फॉर्म देखें, F इक्वल्स ई क्यू है जी, तो E इक्वल्स F/Q है, तो वो Q जो है F/Q वाला निचला Q, वो उसके साथ कट रहा है दूसरा Q, इसलिए E जो है एक साइड पे वो आपको प्योर मिल जाती है। सो इसलिए एक Q लगाते हैं और उसको भी ज़्यादातर कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। ये जब आप लिख देते हैं तो फिर सूरत हाल ये है कि ये DA चूँकि स्फीयर का है, इसलिए ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि ये DA है 4 पाई R², क्योंकि ये सरफेस एरिया है किसी भी स्फीयर का बैरूनी। 4 पाई R² कट रहा है इस R² के साथ और इस 4 पाई के साथ, और सिर्फ बच रहा है Q 1/ε0 और Q, ये बच रहे हैं। अगर हम इन सारों को हटा के अभी से ऐसे लिख दें कि सारी उड़ गई, कि हम लिख दें कि E की जगह पे हम लिख रहे हैं 1/ε0 और Q, तो आगे तो जाहिर है इस साइड वाला फार्मूला आना है ना, तो अभी मैंने उसको छेड़ा ही नहीं है, अभी मैं सरफेस के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमने Q लिख दिया साइड पे, अगर आप याद करें डेंसिटी का फार्मूला अपना, कि रो जो होती है वो होती है चार्ज बाई वॉल्यूम। यहाँ पे रो m बाई वॉल्यूम का मुतबादल लिखा हुआ है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आम यूज़ होता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। लेकिन करंट की दुनिया में मास बदल जाता है, आपको पता होगा पहले से, चार्ज के साथ, इसलिए रो हो जाती है चार्ज बाई वॉल्यूम। तो हम अगर इसको यूँ लिख दें कि रो चार्ज बाई वॉल्यूम, और हम लिखें कि रो वॉल्यूम इक्वल चार्ज, तो ये फॉर्म जो है इसमें ये वैल्यू है हमारे पास यहाँ लिखने के लिए, लेकिन हम इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखेंगे, और इसलिए हम यहाँ पे Q हटाकर एक इंटीग्रल डालते हैं और उसकी जगह पे हम लिख देते हैं रो और D
वी, वॉल्यूम उस तरफ आ गया ना, रो के साथ जुड़ गया। तो ये जब फॉर्म आ जाती है, अब राइट साइड पे हमारे पास क्या है कि डी वी ऑलरेडी है और ये डी वी इधर ऑलरेडी है, तो ये आपस में कट जाते हैं और ये कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको आराम से बाहर लिख के यूं कर देते हैं। जब हम इंटीग्रेशन हटाते हैं, इंटीग्रल की साइन, तो हम यूं कर देते हैं कि बाहर लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट, और फिर हम कर देते हैं कि हमारे पास है रो इक्वल है किसके, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब देखें कि ये पहली इक्वेशन लिखी हुई है आपकी, ये वाली, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है डेंसिटी करंट की बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपका लॉ सेम अप्लाई होता है जब हम किसी मैग्नेट को इसी स्फीयर के अंदर लाते हैं। तो मैग्नेट को लाते हैं तो उस वक्त चार्ज की बजाय मैग्नेट आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से आपको एक मैग्नेट दिखा दूं। चार्ज की जगह मैग्नेट चेंज हो गया। अब ये जो मैग्नेट है, इसको जब हम अंदर रखते हैं इसमें, तो सिंपल सी बात यह है कि इसमें आउटवर्ड फ्लक्स फना हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं रहती। वजह यह है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों, एक दूसरे का फ्लक्स कैंसिल कर देते हैं। सो मैग्नेट जब अंदर रखा जाता है किसी स्फीयर के, तो उसका आउटवर्ड फ्लक्स ज़ीरो होता है। इसलिए यही फार्मूला जब हम चेंज करके दूसरा गाउस का लॉ लिखते हैं, जो दूसरी इक्वेशन है, तो वो सिंपल इसी तरह लिख देते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल ज़ीरो। तो ये दोनों कवर हो गई आपकी मुसावातें, इसकी जो है मैक्सवेल्स की मुसावातें। तीसरी और चौथी, ये कर्ल की मुसावातें होती है। तो कर्ल क्या चीज़ है, अगर एक दरिया बह रहा हो, तो उस एक तरफ उसका रुख है, और उस रुख में दरिया के, उस दिन ये बात हुई थी शुरू की क्लास में, तो दरिया के सेंटर में पानी का बहाव सबसे तेज़ होता है। अगर हम वेक्टर लगाना चाहें उसके वेलोसिटी की कुव्वत बताने के लिए, तो सबसे लंबा वेक्टर हम सेंटर में बनाते हैं दरिया के, लेकिन किनारे के पास वाला वेक्टर जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो, क्योंकि किनारे को जो मॉलिक्यूल पानी के टच हो गए वो तो हो भी ज़ीरो जाते हैं, और जो पानी सेंटर में जाता है विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, और उस वक्त पानी क्या पावर वेक्टर की काइनेटिक एनर्जी V की वजह से जो होती है वो यहाँ पे सबसे तेज़ होती है। ऐसे में अगर कोई पहिया, जैसे टांगे का पहिया होता है लकड़ी का, अब टांगे तो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन तस्वीरों में तो आपने देखे होंगे, ऐसे में अगर कोई पहिया वहाँ पे लाया जाए और वो पहिया उस दरिया में इस तरह से रखा जाए, सेंटर से थोड़ा इधर ऊपर या इस तरफ, साइज बड़ा है ज़रा छोटा कर ले, तो होता यह है कि जो वेक्टर भारी ताकत वाला ज़्यादा वेक्टर है वो यहाँ से इसको टक्कर मार रहा है उस लकड़ी के पहिए को, और इस तरफ वाला वेक्टर चूंकि यहाँ पे सारे छोटे होते चले जाते हैं, इस तरफ वाला वेक्टर चूंकि उस तरफ वाले वेक्टर से कमज़ोर है, इसलिए ये वाली, मैं इसकी थोड़ा पैटर्न चेंज करूँ ताकि घूमती हुई नज़र आए आपको, तो इसलिए ये वाली कर्ल जो है वो ऐसे घूमना शुरू हो जाती है। अब जब कर्ल होना शुरू हो जाती है, यानी घूमना शुरू हो जाती है, तो इसको कहते हैं कर्ल है। और अब आपको एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि कर्ल का लफ्ज़ तकाजा करता है, डिमांड करता है इस बात की कि नीचे दरिया हो। यहाँ पे जो डाइवर्जेंस का लफ्ज़ है, इसमें कोई मोशन और मूवमेंट नहीं है। इसमें एक स्फीयर है जो गॉसियन स्फीयर है, यानी इमेजिनरी स्फीयर है, और सारा उस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर सोचा गया है। लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो रियल है, और रियल है, और नीचे दरिया है, और उसके अंदर वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है हर धारे का, और उस डिफरेंस की वजह से, वेलोसिटी के उस डिफरेंस की वजह से इस पर इस तरीके से इस पहिए पर इस मैनर से फोर्स अप्लाई हो रही है कि पहिया घूमना शुरू हो गया। इसको कहते हैं कर्ल। तो कर्ल के लिए ये बात कभी नहीं भूलनी कि जो कर्ल है उसका तस्वुर आते ही एक मूव करती हुई फोर्स उसके नीचे होनी ज़रूरी है,
जैसे कि दरिया। अब जब आप इक्वेशनें देखेंगे मैक्सवेल की बाकी दो वाली जो आखिरी हैं, तो वो आपको समझ आएंगी। एक इक्वेशन है जिसको हम फैराडे लॉ कहते हैं, और वो इक्वेशन बताती है कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब कर्ल के लिए क्रॉस डालते हैं, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसका नाम है फैराडे लॉ। अब वो जो कर्ल थोड़ी देर पहले हमने यहाँ बनाई थी, मुझे वो डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, उसको बनाने में टाइम लग जाएगा, और इसको दोबारा लिखा जा सकता है, तो मुझे ये डिलीट नहीं करनी चाहिए, मैं बार बार इसका यूज़ करूँगा। इसका मैं कलर बदल देता हूँ। ओके, ओहो, ये नो फिल है, और ये कलर। अच्छा, ये कर्ल पैदा हो रही है नीचे दरिया जो है उसकी वजह से। दरिया मस्ट है, कर्ल होगी तो दरिया जहन में रखना है। अब हम यूँ करते हैं कि दरिया को यहाँ से नीचे मूव कर लेते हैं, और अपनी उस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशनों को यहीं पे कर्ल वाली को देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास, फैराडे लॉ कहते हैं उसे, और वो कहता है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम के। और ये बड़ी ब्यूटीफुल अमेजिंग किस्म का फैक्ट है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को टाइम में चेंज का मतलब है मोशन है, चीज़ मोशन में, मूवमेंट में है। जब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है तो मूवमेंट नहीं होती, वो एक ही जगह है जहाँ पे एक्स और वाई का एक दूसरे से डेरिवेटिव लिया गया। लेकिन जब भी कभी कैलकुलस में नीचे टी लिखा होता है तो इसका मतलब होता है रियल वर्ल्ड की मूवमेंट, हरकत, क्योंकि टी इन टाइम होती है। फर्स्ट सेकंड में एक जगह पे चीज़ है तो बताया जा रहा है कि अगले सेकंड में वो चीज़ दूसरी जगह पे है। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चीज़ अपनी जगह बदल रही है, और ये है वो चेंज जो मैग्नेटिक फील्ड में है। आपने देखा होगा तजर्बात करके यूनिवर्सिटियों में कि एक बार मैग्नेट होता है और एक कड़ा होता है, और बार मैग्नेट को उस कड़े के अंदर अगर रखा जाए और ऊपर नीचे किया जाए तो उस कड़े में करंट चलने लग जाता है। अगर ऊपर करेंगे तो वो तो राइट हैंड रूल होगा ना, वो हम डीप नहीं जाते उसमें। ऊपर करेंगे तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जब नीचे करेंगे तो करंट क्लॉकवाइज उसी कड़े में, जो लोहे का हो सकता है, किसी भी मेटल का, आमतौर पे कॉपर का होता है, उस कड़े को सोचें कि वो कड़ा पहिया है, वही टांगे का लकड़ी वाला पहिया, और वो बार मैग्नेट दरिया है। और बार मैग्नेट जो है वो जब उस कड़े के अंदर से ऊपर नीचे होता है तो कर्ल पैदा होती है, यानी सर्कुलर शेप में एक फोर्स, एक काइनेटिक एनर्जी अपने एक्शन में आ जाती है, जैसे कि पहिए में मैंने आपको दिखाया। सो इसके लिए दरिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और ये बता रहा है फैराडे हमें कि वो मैग्नेटिक फील्ड अगर बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, इवन के कैलकुलस के डिफरेंशियल लेवल पे, पार्शियल डेरिवेटिव yes derivative of the magnetic field with respect to the derivative with respect to the change in time अगर थोड़ा सा भी होगा तो ज़रूर थोड़ी सी कर्ल पैदा हो जाएगी, और वो कर्ल होगी इलेक्ट्रिक कर्ल। इसी के ऑपोजिट दूसरा लॉ है, और वो है एम्पियर्स लॉ, और वो कहता है कि कहाँ गई ये, वो कहता है कि जो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो इक्वल है म्यू नॉट जे हैट, जे वेक्टर फॉर्म में है, जे हैट के। आगे कुछ है जो मैं अभी नहीं लिख रहा, इसलिए मैं इस साइन प्लस का भी हटा रहा हूँ। ये जहाँ तक मैंने लिखा है इसको कहते हैं लॉ एम्पियर का। जो आगे पोर्शन आप पढ़ते रहते हैं वो एम्पियर का नहीं है, वो मैक्सवेल का इजाफा किया गया है, इसलिए मैं अभी उसको नहीं लिख रहा जब तक मैं एम्पियर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि जे क्या है। जे वो डेंसिटी है करंट की जिसको
एक तार में से आप इमेजिन करें अगर कि एक तार है जो बिजली का तार होता है और हम आम घरों में उसको यूज़ करते हैं। ये छोटा सा मैं यहाँ पे टुकड़ा उसका बना रहा हूँ। तो ये तार है, वायर है, और इस वायर में से करंट जो है वो गुजर रहा है। फर्ज करें कि करंट करो ऊपर की तरफ, बैटरी लगी हुई है, कोई और तरीका है, पास से मैग्नेटिक मूव किया जा रहा है, यानी ये अप्लाई किया जा रहा है लॉ, जो भी फॉर्म हो, इसके अंदर से बहरहाल करंट गुजर रहा है इस वायर के अंदर से। और वायर डेंस है, वायर ठोस है, वायर पीतल की, लोहे की या किसी मेटल की है, और उसके अंदर मादा है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं। ये तो है कंटिन्यूटी, यानी यहाँ नीचे से देखें कंटिन्यूटी है, ऊपर तक कंटिन्यूटी है, कहीं से बीच में कटी हुई नहीं, सिलसिला टूटा हुआ नहीं है। तो जब कंटिन्यूटी है तो ये एम्पियर का लॉ है। जब कंटिन्यूटी डिस्कनेक्ट कर देंगे हम तो फिर हम बात करेंगे दूसरी। तो एम्पियर का लॉ सिर्फ इतना है कि इसमें वायर में से करंट अगर गुजर रहा है तो इसका मतलब है करंट कॉन्टीन्यूअस है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। जब कॉन्टीन्यूअस करंट है तो फिर यही कर्ल, अब इसका कलर फिर चेंज कर देते हैं, यही कलर जो है, कर्ल जो है, यही कर्ल, अब ये ठीक से नज़र नहीं आ रही, पीछे हो गई है, मैं इसको फ्रंट पे ला भी सकता हूँ बाय द वे, लेकिन इन चीज़ों में टाइम नहीं लगाना। तो ये जो है कर्ल, ये मैग्नेटिक है। ये देखिए कर्ल पैदा हुई, डाइवर्जेंस मैंने कह दिया था, कर्ल कहना था पिछली मुसावात लिखते वक्त, सॉरी। तो कर्ल पैदा हुई और कर्ल मैग्नेटिक फील्ड की कर्ल है ये वाली। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है अब इसके आसपास। ये मैग्नेटिक फील्ड किसी मेटल के अंदर भी हो सकती है, और मेटल ना भी हो तो बाहर खुली फिजा में इनविजिबली भी ये जब भी तार में से करंट गुजरेगा तो ये उसमें होगी, ये हमेशा होगी साइडों पे। खैर यहाँ तक है, ये जे जो है, ये जे, ये इस रेड कलर की वायर के अंदर को जे कहा गया है, डेंसिटी को, और म्यू नॉट तो उसकी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। लेकिन मैक्सवेल कहता है कि क्या हो अगर ये तार डिस्कनेक्ट हो जाए और थोड़े फासले पर जाके दोबारा कनेक्ट हो जाए, दोबारा उसका फिर वो शुरू हो जाए आगे चलना। ये मैंने बनाई एक छोटी सी वायर, ज़रा मैं दिखाने के लिए बड़ा कर रहा हूँ, या कैपेसिटर सोच लें। तो इसकी दूसरी साइड ये है, और कैपेसिटर ही सोच लें बेहतर। तो कैपेसिटर क्या है कि इस साइड के साथ भी तार लगी हुई है, फर्ज करें कि इस तार का सिरा यहाँ ऊपर लगा हुआ है, इसी तरह इस साइड पे भी तार लगी हुई है, करंट आ रहा है एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। तो ये चार्ज हो जाती हैं प्लेटें, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। फिर जब हम इनके करंट को चेंज करवाते हैं बार बार, यानी इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, और इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव करते हैं, तो ऑसिलेट होने लग जाती है फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके दरमियान पैदा हो रही है यहाँ पे ये डिस्प्लेस होना शुरू हो जाती है, बार बार चेंज आ जाता है। और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आम फील्ड है, बहुत डिस्कनेक्टेड फॉर्म है, वहाँ पे तार नहीं है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल ने यही इजाफा किया, वहाँ पे तार नहीं है, इसलिए वहाँ पे म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट दोनों अप्लाई होते हैं, और वहाँ पे आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये चेंज हो रही है। सो इसलिए ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और कर्ल इसके आसपास पैदा हो जाती है, जो वो समझ लें कि इस तरह की शेप में आ जाएगी। अब ये नए सिरे से कर लेते, यहाँ पे ऐसे करके चारों तरफ से परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, और आपको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर एंगल्स हैं उसके। तो यहाँ पे कर्ल ऐसे पैदा होगी, और इस कर्ल के जब ये चेंज होगा, डिस्प्लेस होगा करंट, एक साइड पहले
नीचे है रुख इसका, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ये भी चेंज होगी, इसलिए टूटती रहेगी। यानी यहाँ से जो फील्ड पैदा हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है ना, तो इसके साथ परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, यहाँ पे यहाँ एरो बनाने चाहिए, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद फिर जो पैदा हुई है, फिर चेंज हो गया ना, चेंज हो गया और तीर का निशान नीचे की बजाय ऊपर की तरफ हो गया, तो ये डिस्कनेक्ट टूट गई, ये टुकड़ा अलग हो गया, और ये टुकड़ा अलग हो गया, और इस तरह के बहुत सारे टुकड़े बार बार कटते रहे। तो चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चेंज हो रही है, बार बार ऐसे हो रही है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है चेंज हो रही है, तो ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब बिल्कुल दूर दराज वाक़या है, यहाँ यानी यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वाक़ है, और इससे भी दूर जा सकती है अगर आपकी एंटीना बहुत दूर लगा हुआ है और ये टूट के एंटीने तक आपने रिसीव की है ये, तो इसके पास भी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, ऐसे 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 ऐसे। क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है, और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को कर्ल की फॉर्म में पैदा करता है। सो ये जो टूट के टुकड़ा निकला, ये जो मैं नीचे ले आया हूँ टुकड़ा, ये टुकड़ा है यहाँ से टूटा इससे, और ये ऐसे हुआ, फिर टूटा और फिर टूटा और फिर टूटा, तो ये है स्फेरिकल फॉर्म में खारिज होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये ऑसिलेशन पर मुनस्सिर है कि ऑसिलेशन तेज़ है कि स्लो। बहुत तेज़ है ऑसिलेशन, तो अब इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, और बहुत स्लो है तो डिफरेंट, इसी वजह से इसकी वेवलेंथ और इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अगर इसकी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो ज़ाहिर है इसमें पावर ज़्यादा होगी, और इसलिए 4G तक जो आप ह्यूमंस क्रिएट कर चुके हैं। अब ये जो टूट के टुकड़ा आया है साइड पर, इसके बारे में उसने कहा, यहाँ तस्वीर है, नहीं नया नहीं लिखता, ये टुकड़ा जो टूट के आया है इसके बारे में मैक्सवेल ने कहा कि अभी आप इनको जब आगे हल करेंगे ना, इन चारों को, यहाँ से जो टुकड़ा टूटा है वो ये फॉर्म इख्तियार कर गया है। सो लास्ट टाइम जो मैं खोल के बैठा था आपके सामने स्लाइड, वो ये थी कि उसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करें, थोड़ा सा और अलजबरा करें, उसमें आप लेके आए लैप्लासियन, यानी उसमें आप ये लेके आए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो हर ग्रेडियंट है एक्स वाई जी का, उन सबको जब आप इकट्ठा करें तो आप उसको फिर डाइवर्जेंस उसमें कर्ल के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं लैप्लासियन फॉर्म में डाइवर्जेंस का स्क्वायर है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का, तो ये कर्ल के अंदर डाइवर्जेंस को ऐड किया गया है एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज करते हुए। बहरहाल एट द एंड उस मैथमेटिक्स में c इक्वल्स 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकल आता है, और ये स्पीड ऑफ लाइट है। जब स्पीड ऑफ लाइट बाहर आई तो सबसे बड़ा सवाल फिजिक्स में उठाया गया कि ऑल मोशन इज रिलेटिव, बट स्पीड ऑफ लाइट किसके साथ रिलेटिव है? मतलब आप देखें ना ज़रा, यहाँ पे मैं एक रिलेटिव मोशन से ही आज सारी गुफ्तगू है, मैं यहाँ पे आपके 2 मिनट लेता हूँ। ऑल मोशन इज रिलेटिव में आप सड़क पे चल रहे हैं, कि देखते हैं कि आपकी चलने की जो मोशन है सड़क के ऊपर, वो किस चीज़ के साथ रिलेटिव है? ऑफ कोर्स सड़क के साथ रिलेटिव है। यानी अगर आप नीचे से सड़क को हटा लें तो क्या होगा कि आप आगे नहीं जा सकेंगे, आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकेंगे, बल्कि अगर सड़क हटा लें, पूरा प्लानट हटाना पड़ेगा ना, तो सड़क हटा लें तो आप वहीं पे पाँव मारते रहेंगे, उसी जगह पर खड़े रहेंगे। इसका मतलब है कि सड़क है तो मोशन है, रिलेटिव है हर मोशन, ये बात बड़ी अहम है, हर मोशन रिलेटिव है किसी मीडियम के साथ। एक पैदल चलते हुए आदमी के लिए मीडियम सड़क है, गाड़ी के लिए मीडियम सड़क है, जहाज के लिए मीडियम हवा है, साउंड वेव के लिए मीडियम हवा है। यानी यहाँ से मैं बात करूँगा, आप बात करेंगे, तो साउंड वेव पुश करेगी हवा के मॉलिक्यूल्स को, लेकिन वो जाएंगे नहीं, जिस जहाँ तक आवाज़ जा रही है वहाँ तक जाएंगे नहीं। आवाज़ तो 1 किलोमीटर तक चली जाती है। क्या मेरे मुंह के आगे वाले
मॉलिक्यूल्स वहाँ तक जाते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता, वहीं पे रहते हैं जहाँ पे वो थे, लेकिन वो साथ वाले पुश कर देते हैं। The live transcription be enabled for the meeting enabled, okay। तो मीडियम ज़रूरी है। साउंड वेव का मीडियम हवा के मॉलिक्यूल हैं, ओशन वेव का मीडियम पानी के मॉलिक्यूल हैं। तो रोशनी अगर मोशन में है तो उसका मीडियम क्या है? अच्छा, ये नीचे लिखा हुआ आने लग गया, ट्रांसक्रिप्शन होने लग, तो उसका मीडियम क्या है? लेकिन ये डिस्टर्ब नहीं करेगी। दे कैन यू डिस्ट्रॉय अभी, हाँ इसको बंद कर दें, खुरम आपने इसको ऑन किया। अच्छा जी, तो मीडियम ज़रूरी है रोशनी की मूवमेंट के लिए, ये सवाल था। अब ये सवाल मैक्सवेल की इक्वेशंस जैसे ही प्रूव करती हैं कि रोशनी की स्पीड है c इक्वल्स 1/√μ0 ε0, उसी दिन से सारे साइंसदानों ने, पूरी दुनिया के साइंसदानों ने इसका जो ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि फिर अगर ऐसी बात है कि वेव है और मोशन, वेव तो पहले से भी वो कह रहे थे, लेकिन मैक्सवेल ने हतमी तौर पर साबित कर दिया वेव है, तो वेव तो मोशन में होती है, और अगर मोशन में है तो किसकी चीज़ के साथ रिलेटिव। और उस वक्त तक पता चल गया था कि ये रिलेटिव जिस चीज़ के साथ भी है वो चीज़ हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऐसी ऐसी जगहों से आ रही है जैसे सूरज से, दरमियान में तो कोई मीडियम नहीं है, और हम तो समझते हैं कि स्पेस एम्प्टी है। यानी वो साइंसदान ये कहते हैं स्पेस एम्प्टी, और एम्प्टी चीज़ में से कोई मोशन नहीं गुजर सकती। जब उसको मीडियम ही दस्तयाब नहीं है तो वो यहाँ तक कैसे आ रही है? यकीनन कोई मीडियम है। और फिर कहा गया कि जो मीडियम अरिस्टोटल ने बताया था 2500 साल पहले कि पूरी यूनिवर्स का वो मीडियम है, और पूरी पूरी यूनिवर्स उस मीडियम के मोलेसिस में डूबी रहती है, उसका नाम है लुमिनिफेरस ईथर, लुमिनिफेरस ईथर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ MS वर्ड में। सर ये ट्रांसलेशन भी बंद कर देंगे, पता नहीं क्या क्या ये ट्रांसलेट कर रही है। इसने किया है, क्या नाम है, खुरम ने। खुरम आप बंद करो ना, मुझसे नहीं हो रही। आपका मैसेज आया था खुरम, प्रॉम्प्ट हुआ था एक मैसेज के खुरम इजाज़त मांग रहा है ट्रांसक्रिप्शन की, मैंने यस कर दिया तो यह शुरू हो गई। ईथर, ईथर को ई से भी लिखते हैं। चलें, अच्छा जी, ये देखिएगा लुमिनिफेरस ईथर जो है, ये फ़र्ज कर लिया गया अज्यूम कर लिया गया कि ये जो चीज़ है ये अरिस्टोटल ने बताई थी, किसी ने कभी प्रूव नहीं की थी कि ये जो चीज़ है ये मीडियम है। किसका? ये मीडियम है लाइट का। अच्छा, अब ज़ाहिर है जो ही ये सजेशन आई, साथ ही तलाश शुरू हो गई इसकी। अंधाधुंध हर साइंसदान चाहता था कि मैं ढूंढूं ताकि मुझे नोबेल प्राइज़ मिले, और इस कोशिश में दो साइंसदान माइकलसन एंड मॉर्ली ने इसके ऊपर बड़े बड़े कामयाब तजर्बे किए, नाकाम तजर्बे किए। कामयाब से मुराद इस बात के कामयाब कि लुमिनिफेरस ईथर नहीं होती, नाकाम इसलिए कि वो तो ढूंढ रहे थे कि होनी चाहिए तो मिली नहीं। खैर, अब जो लुमिनिफेरस ईथर का आइडिया था ये एक मफरूज़ा था, लेकिन मफरूज़ा होने के बावजूद भी सारे साइंसदानों को यकीन सा था कि ये होगी। बड़े बड़े साइंसदानों, लोरेंट्स को देख लें, कितना बड़ा आदमी है, आखिर तक मान कर नहीं दिया उसने। आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी दे भी दी तो वो मशकूक रहा और बहसें करता रहा कि नहीं ईथर होगी, फलां रीज़न की वजह से हमें नहीं मिली, इलेक्ट्रॉन की छोटे से डायमीटर की वजह से हमें नहीं मिली, और उसके ऊपर उसने थीसिस के थीसिस कर दिए लोरेंट्स ने। इसी तरह और बहुत से साइंसदान थे, उन्हें लगता था कि मीडियम का होना ज़रूरी है, और ये लुमिनिफेरस ईथर अगर नहीं दरियाफ्त कर सके माइकलसन एंड मॉर्ली तो फिर भी होगी, कोई रीज़न है न दरियाफ्त करने की। इतना यकीन होने की वजह से एक काम हुआ कि 1887 में 1887 में 1890 तक साइंसदानों को ये लगा कि सारी जितनी रिसर्च होनी थी खुदा की मुकाबिले मुशाहिदा कायनात में वो हो चुकी, क्योंकि ये बची थी रोशनी इसका मीडियम भी आ गया है। तो अब कोई ऐसी बची नहीं है मैकेनिक्स में बात कि, यानी वो बहुत ध्यान से ये बात कर रहे थे, ये मुबालगा नहीं कर रहे थे
कि कोई बची नहीं मैकेनिक्स में बात की जिसको मज़ीद डिस्कवर किया जाए। कई साइंसदानों ने किताबें लिख दी इस बात पे कि नॉलेज मुकम्मल हो चुका है, इसके दरवाजे बंद होने वाले हैं। एक जिसका मुझे नाम नहीं आता साइंसदान ने यहाँ तक लिखा कि अब जो आइंदा जितना भी लोग नोबेल प्राइज़ लेंगे, डिग्रियाँ लेंगे, वो जस्ट कुछ डेसिमल बढ़ा देंगे। यानी आपने एक साइंसदान ने दरियाफ्त किया कोई कांस्टेंट और डेसिमल है 9.67853, तो अगला जो नोबेल प्राइज़ लेने वाला आएगा वो 65378 2-3 और बढ़ा देगा, यानी उसकी ज़रा मैथमेटिक्स उसको बढ़ा देगी। ये उसने लिखा बाकायदा, बड़ा नाम है मुझे भूल गया, कि अब साइंस में मज़ीद तरक्की नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने जी सर वो समरफील्ड था शायद। हाँ, समरफील्ड, बिल्कुल यही नाम है। अब सोचें कि लुमिनिफेरस ईथर पे यकीन की ये हद थी, एक अनदेखी चीज़ जिसको जस्ट हाइपोथेसाइज किया गया है, उस पर इतना यकीन कि वो होनी चाहिए। लोरेंट्स की बहसें देख ले। खैर, इस पर मेरा इतना इसरार करने का मकसद क्या है, मैंने इतना इस वाजे करके बात क्यों बताई, इसलिए कि लुमिनिफेरस ईथर का यकीन जो उनको हासिल था, उस यकीन की बिना मैकेनिक्स पर थी जो न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स का आगाज़ नहीं हुआ, और वो मैकेनिक्स की बिना किस चीज़ पर थी? मीटर के रॉड पर और सेकंड के टिक पर। एक लंबाई है और दूसरा टाइम का यूनिट है। इस पर सारी फिजिक्स, बल्कि केमिस्ट्री भी और इवन के बायोलॉजी भी इसी पर खड़े थे कि सेकंड जो है वो एब्सोल्यूट है। आपके लिए भी इंटरवल ऑफ टाइम यूनिट छोटा और मेरे लिए भी एक जैसे हैं, और मीटर की जो स्टिक है हमारी, जिससे हम कपड़े गज़ों से नापते हैं, वो भी आपकी और मेरी हमेशा एक जैसी है। आइंस्टाइन ने जब लुमिनिफेरस ईथर का आया माइकलसन एंड मॉर्ली की तरफ से जवाब कि ये नहीं है, और उसके लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी मैंने इमेज लगाई है यहाँ पे, ये है। ये एक्सपेरिमेंट अल्गुडो में आप देखें कि तेज़ी से हम परफॉर्म कर सकते हैं। माइकलसन एंड मोरली का एक्सपेरिमेंट, अगर आप एल्गुडो को शौक से करना शुरू कर दें तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। यहाँ पे दिया गया बना बनाया एक मिरर, आप इस मिरर को रोटेट करें हाफ, और एक यहाँ पे लाइट लें जो इस पर डाल दें, तो अभी भी ये मिरर जो है उसको रिफ्लेक्ट करके लेफ़्ट साइड पे भेज रहा है। आप इस माइकलसन एंड मॉर्ली ने ये किया कि ये मिरर हाफ दरमियान में रखा, यहाँ से लाइट उस पर डाली, और एक और मिरर लेकर उसको एक को यहाँ पे राइट साइड पे और एक मिरर को रोटेट कर दूँ, सॉरी, यहाँ ऊपर यहाँ रखा, और ये जो मिरर था इसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स पे रगड़ने से, ये आप भी कर सकते हैं लैब में, इसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो है वो कम कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कम किया मैंने। तो यहाँ से देखें, ये अगर हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर दें और किसी और कलर में ले जाएं, तो ये इंडेक्स जो है ये आपको नज़र आएगी, ये अब ग्रीन से नज़र आ रही है। यहाँ पे इस साइड पे उसने उसको रिसीव किया, और रिसीव किया किसको? ये जो हाफ टोन्ड हाफ रिफ्रैक्टेड मिरर है ये वाला, इस मिरर पर लाइट डाली लेकिन ये टिल्टेड था, इसलिए इस मिरर से रिफ्रैक्ट होके एक शुआ इधर गई और एक शुआ इधर गई। फिर वहाँ जब गई तो वहाँ टकराई, टकरा कर सेम उसी स्पीड से, फासले बराबर हैं दोनों, वापस आई। वापस आने के बाद यहाँ आई तो इन दोनों शुआओं के दरमियान फ़र्क था या फ़र्क नहीं था, ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी। वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न था या कंस्ट्रक्टिव था? अगर तो कंस्ट्रक्टिव था तो फिर इनकी स्पीड में डिफरेंस नहीं आया, चाहे ये आर्म कितना ही लंबा कर लिया जाए, उनका तो इतना लंबा नहीं था, लेकिन चाहे इस इंफ्रामीटर का कितना ही लंबा कर लिया जाए, यहाँ पे अगर पैटर्न कंस्ट्रक्टिव है दोनों वेव्स का, तो इसका मतलब है कि कोई डिफरेंस इनके इसमें नहीं आया लंबाई में,
इनकी लंबाई कम और ज़्यादा हो सकती थी अगर लुमिनिफरस ईथर होती तो, क्योंकि ज़मीन की जिस सिमत में हरकत गोल गोल घूम रही है, लुमिनिफरस ईथर की हरकत और ज़मीन की हरकत के मिलाप से स्पीड ऑफ लाइट तेज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि उसका मीडियम पीछे से उसको धक्का दे रहा है। आवाज़ को जब मीडियम पीछे से धक्का दे, जब तेज़ हवा चल रही हो तो आवाज़ कितनी तेज़ी से जाती है। और यहाँ पे भी यही, इन दोनों का रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे जब कलेक्ट किया गया तो नतीजा निकला कि हर बार कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बनता है। इसकी वजह से ये जो रोशनी है, इसकी दोनों शुआओं की रफ्तारों में फ़र्क नहीं आया। और ये है माइकल्स एंड मॉर्ली एक्सपेरिमेंट, जो आपको करना चाहिए क्लास के बाद अल्गुडो को यूज़ करते हुए। उसके बाद उन्होंने समझा, और माइकलसन जो था वो बाद में सारी उम्र गमज़दा रहा कि मैंने क्यों, आइंस्टाइन के दौर में भी वो ज़िंदा था, वो 30-35 साल उसके बाद ज़िंदा रहा अपने इस तजर्बे के, बल्कि 40 साल बाद ज़िंदा रहा और हमेशा गमज़दा रहा। वो क्लीवलैंड का था, अमेरिका का, क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, और वो हमेशा गमज़दा और उदास रहा कि मैं क्यों नाकाम हुआ। साल इंफ्रामीटर का मूजद है, सबसे पहले उसी ने बनाया, और वो गमज़दा मरा कि मैं नहीं ढूंढ सका लुमिनिफरस ईथर को। बट उसको ये सोचना चाहिए कि 11 फरवरी 2016 को हम ज़मीन के इंसानों ने ग्रेविटेशनल वेव्स डिस्कवर की थी, और हमने जिस मशीन पर वो डिस्कवर की थी वो इंफ्रामीटर है, उसको कहते हैं लाइगो। यहाँ पे मैंने उसका कोई स्लाइड दिया होगा या नहीं दिया, हाँ ये दिया, उसको कहते हैं लाइगो। और लाइगो में 2 आर्म है, क्लास में लाइगो में 2 आर्म है, और दोनों आर्म्स जो है उनमें से एक छोटा और एक बड़ा हो जाता है जब ज़मीन के अंदर से ग्रेविटेशनल वेव गुजरती है। सेम वही इंफ्रामीटर जो उसने यूज़ किया, और हमने आज ग्रेविटेशनल वेव उसकी मदद से डिटेक्ट की। तो ये आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने बात की है कि मायूस होना, ख़ास तौर पे तजर्बा नाकाम होने की सूरत में, कोई कमाल नहीं है बल्कि बेवकूफ़ी है। आपका वो इस वक्त चल रहा है इंफ्रामीटर, और उसी इंफ्रामीटर ने आज भी वो कायम है, सेम वही चीज़ है, और ये इसका मूजद माइकलसन है। नेक्स्ट डन हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट। जी एक्सक्यूज मी सर, जी। सर ये मिरर्स आपने कहाँ से वो किए हैं, निकाले हैं बोर्डों में? आई कुड नॉट फाइंड देम। मिरर्स, मैंने बनाया था एक इंटरफेरोमीटर, हाँ जी, मैंने अच्छा, आपको भेजा भी है, लेकिन ये कि मुझे मिरर्स नहीं मिले थे। मेरे ख्याल वो आपने भेजा था मुझे, अच्छा हाँ ठीक है। ग्लास तो मिल गया था, आपने ग्लास में लेकिन किया था, मिरर ये फाइल खुलती है, आपने अभी स्क्रीन पे भी आपकी नजर आ रहे थे। हाँ ये यहाँ से फाइल खोलेंगे ना, ओपन फाइल, तो बना बनाया उनका अपना एक पहले से, ये प्रिज्म है, ये कनकेव लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये लेज़र अरे है, और ये मिरर है, ये उसमें है। आप यहाँ से लेफ़्ट साइड के जो है ना फाइल फोल्डर्स, ये क्लिक करेंगे ना डिफरेंट, तो किसी ना किसी में आ जाएगा सामने। लेफ्ट साइड पे, चलिए हाँ चलिए, ठीक है, थैंक ओके। यू। तो जनाब ये था कि उसको मायूस नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारी, मैं ज़रा आ जाऊँ पावर पॉइंट की स्लाइड, कौन सी हमारी चल रही है, यस। इससे साबित हो गया लुमिनिफरस ईथर नहीं है, तो साबित हो गया कि फिर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है हमेशा हर जगह से। और आइंस्टाइन ने सिर्फ इतना कहा, बस इतना, कि इट इज़ द लॉ ऑफ फिजिक्स। सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मैक्सवेल्स लॉ, फ्लॉ मैक्सवेल को तो वो शामिल करवा रहा है ना आइंस्टाइन। या आइंस्टाइन ने जो लिखा ना, इट इज़ द लॉ ऑफ फिजिक्स, ये आइंस्टाइन ने अपनी किसी बात का नहीं कहा, ना ही रोशनी का कहा, ये उसने कहा मैक्सवेल की इक्वेशनों को मान लो कि वो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं। उस वक्त तक नहीं मान कर दे रहे थे साइंसदान। इसने सिर्फ यही कहा है कि मैक्सवेल की जो इक्वेशन बता रही हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है। नहीं, मैक्सवेल जो स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट है, ये साबित कर रही है कि मैक्सवेल की इक्वेशनें काम करेंगी हर इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम वो होता है, इनर्शियल फ्रेम की तारीफ, इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन, एन इनर्शियल, मैं बड़ा कर दूँगा इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन, ये मैं खुद लिख रहा हूँ, रट्टा नहीं है, लेकिन आपने इसको पकड़ना है। एन इनर्शियल फ्रेम इज़ अ फ्रेम वेयर all laws of physics work just fine। ज़रा सा फ्रेम, अभी हम
कर रहे थे ना पीछे, ये वजह थी। ज़रा सा फ्रेम चेंज होगा, एक्सेलरोमीटर साथ रखा होना चाहिए आपको, फ्रेम चेंज होने का पता चलेगा। और एक बात ज़हन में रखें, ज़मीन का फ्रेम इनर्शियल नहीं है, इसमें ग्रेविटी का हर वक्त हम पे असर हो रहा है। खैर, तो an inertial frame is a frame where all laws of physics work just fine. अब अगर कहा जाए कि Maxwell's equations are the laws of physics, so इनको मैक्सवेल की इक्वेशंस को भी जस्ट फाइन वर्क करना चाहिए ऑल इनर्शियल फ्रेम्स में। ये सवाल उठाया क्यों जा रहा है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन? जरा मेरी बात पे तवज्जो देंगे तो आपको मजा आएगा। ये इसलिए उठाया जा रहा है सवाल कि हर जो मोशन है, एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट वो दूसरे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में ऐड होती है, जैसा कि हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा। बच्चा खड़ा है और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो बॉल की है वो ऐड हो रही है, उसमें ऐड हो रही है कार की वर्टिकल वेलोसिटी, कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। कितनी अजीब बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट में चली गई वेलोसिटी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी एक ही कंपोनेंट में रही। ये बात अमेजिंग है। सो अब जो इनर्शियल फ्रेम है वो एक फ्रेम है इनर्शियल, यानी उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरोमीटर रखा हुआ है मगर वो ज़ीरो है, उसका दरमियान वाला बॉल सेंटर में, उसमें आप बैठे हुए हैं इनर्शियल फ्रेम में और उसमें लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं। सो उसमें लॉज ऑफ फिजिक्स क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ, एक बॉल को एक जगह पे रख कर छोड़ दो तो हमेशा उसी जगह पे पड़ी रहेगी। जाहिर है जब आप एक ऐसे फ्रेम में बैठे हो जो एक्सेलरेटेड ना हो, बॉल आप छोड़ेंगे तो वहीं हवा में रुक जाएगी। अगर ज़मीन में बैठे होंगे और बॉल छोड़ेंगे तो गिर जाएगी, क्योंकि ज़मीन का फ्रेम इनर्शियल नहीं है। सो इनर्शियल फ्रेम है स्पेस में, कहीं आपकी स्पेसशिप में, तो उसके आप कॉकपिट में बैठे हुए, बॉल ऐसे आपने पकड़ी है, ऐसे छोड़ दी, छोड़ी, बॉल वहीं रुक जाएगी। अब इसी लॉ का दूसरा टुकड़ा, फर्स्ट लॉ का, कि बॉल अगर कांस्टेंट मोशन में होगी तो उसी में रहेगी। इसका मतलब कि आप स्पेस में अगर ऐसे बॉल छोड़ देंगे तो फिर चलती रहेगी। फर्स्ट लॉ पूरा हो गया। सेकंड लॉ, उस बॉल को फोर्स से पुश करें, जितना उसका मास होगा वो एक प्रोपोर्शनल रिश्ते से इस फोर्स की वजह से उस बॉल को एक्सेलरेट करवा देगा। F इक्वल्स m है। चलते जाए, सारे लॉज उसमें पूरे होते हैं। फ्रेम इनर्शियल हो तो, फ्रेम इनर्शियल ना हो तो ज़मीन के फ्रेम में बॉल को छोड़ें वो नीचे गिर जाती है। इसका मतलब कि बॉल पर फोर्स एक्ट कर रही है, और जहाँ फोर्स एक्ट कर रही है वहाँ एक्सेलरोमीटर जो है वो बताता है कि फोर्स एक्ट कर रही है। इसलिए एक इनर्शियल फ्रेम अगर जा रहा है और उस फ्रेम की वेलोसिटी किसी और मूविंग फ्रेम के साथ ऐड होती है, उस फॉर्म सूरत में जब फर्ज करें कि सामने से आप आ रहे हैं एक कार में और इधर से मैं जा रहा हूँ एक कार में, हम दोनों की वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड फ्रेम को भी बिल्कुल जिक्र में न लाएं, हम दोनों की वेलोसिटी अगर इनर्शियल है तो ऐड होगी। आप 100 किलोमीटर से मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं 100 किलोमीटर से आपकी तरफ जा रहा हूँ। इसका मीनिंग ये है कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ 200 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर है अगर आप खड़े रहें और मैं 100 किलोमीटर से जाऊं तो मैं 1 घंटे में पहुंचूंगा आपके पास, 100 किलोमीटर अगर आप दूर हैं। और अगर आप मेरी तरफ आ रहे हो 100 किलोमीटर से और मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ 100 किलोमीटर से, फासला बेशक 100 किलोमीटर हो दरमियान में, लेकिन स्पीड हमारी 200 किलोमीटर हो जाएगी, इसलिए हम एक दूसरे को आधे घंटे में मिलेंगे, यानी स्पीड ऐड होती है। इसी तरह से एक ट्रेन है और उसकी छत पे एक फिल्मी हीरो दौड़ रहा है अब जो ट्रेन है वो 100 किलोमीटर से मूव कर रही है और फिल्मी हीरो उसकी छत पे दौड़ रहा है 30 किलोमीटर फी घंटा से। तो ज़मीन पर खड़े हुए आदमी के लिए उस फिल्मी हीरो की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो 130 किलोमीटर फी घंटा है। और अगर वो ट्रेन जिस रुख पे जा रही है उसके ऑपोजिट दौड़ना शुरू हो गया है तो उस ट्रेन के 100 किलोमीटर से उसके 30 किलोमीटर माइनस हो जाएंगे। जैसे ट्रेन का धुआं बैक पे जा रहा होता है, ट्रेन इधर जा रही है, धुआं बैक पे जा रहा है। सवाल ये है कि अगर धुएं की स्पीड ट्रेन की स्पीड में ऐड हो रही है, कि नीचे खड़ा हुआ आदमी जब देखता है तो वो कहता है ट्रेन 100 किलोमीटर से जा रही है और धुआं 15 किलोमीटर फी घंटा से बैक जा रहा है, तो 100 में से 15 माइनस कर दो और 85 किलोमीटर धुएं की स्पीड है आगे जाने की। हमारे लिए वो आगे जा रहा है क्योंकि हमारे लिए तो ट्रेन की टोटल रफ्तार में से उसको माइनस किया है ना, तो ट्रेन की टोटल रफ्तार 100 है राइट साइड की तरफ, धुआं ट्रेन में से बैक साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन फिल हकीकत
वो तो ट्रेन के रेफरेंस में हमें बैक नज़र आ रहा है, लेकिन फिल हकीकत अगर ट्रेन वहाँ ना होती तो हम देखते थे कि धुआं भी आगे जा रहा है, लेकिन 85 किलोमीटर फी घंटा से। सो अगर धुआं जो कि डॉट्स डस्ट हैं पार्टिकल के, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ट्रेन की स्पीड से, तो ट्रेन की हेडलाइट जो है आगे लगा हुआ बल्ब, उसमें से निकलने वाली सी रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, वो क्यों नहीं ऐड हो रही या हो रही है कि नहीं इसमें ट्रेन की स्पीड में? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर हमारी स्लाइड रुकी हुई है, जो आइंस्टाइन ने पूछा। पहला क्वेश्चन जो आइंस्टाइन ने पूछा, और उसने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट किसी चीज़ में ऐड नहीं होती, ये फिक्स ताला लगा हुआ है, ये फ्रेम चलता हुआ हो या फ्रेम रुका हुआ, दोनों सूरतों में स्पीड ऑफ लाइट फिक्स रहती है और सी ही रहती है। उसके बाद तो कहानी चेंज हो गई। आइंस्टाइन ने दो पोस्टुलेट दिए, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर इक्वली वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, और दूसरा पास स्पीड ऑफ लाइट इज अ लॉ। जब तमाम लॉ वैलिड हैं तो स्पीड ऑफ लाइट भी लॉ है, तो स्पीड ऑफ लाइट को भी हर फ्रेम में कायम रहना चाहिए, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज अ लॉ एंड ऑल लॉज आर वैलिड सेम। सो स्पीड ऑफ लाइट भी वहाँ सेम रहेगी, फ्रेम मूविंग है या फ्रेम रुका हुआ है, वो ऐड नहीं होगी। चेंज हो गई कहानी, अब सारी चीज़ें राइट साइड पे आ गई। थिंग्स ऑब्जर्वर्स एग्री ऑन ये अभी भी मास गलत लेफ्ट साइड पे लिखा पड़ा है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। थिंग्स ऑब्जर्वर्स एग्री ऑन, ये इधर थिंग्स ऑब्जर्वर्स एग्री ऑन में ये लॉज ऑफ मोशन बच गए हैं, जिस पर ऑब्जर्वर्स एग्री करेंगे, टाइम पर भी एग्री नहीं करेंगे, स्पेस पर भी, वेलोसिटी और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी होगी, लेकिन आने वाली है, ये बहुत डीप रिग्रेस डिस्कशन शुरू हो गई है हमारी इस पर, स्पेशल रिलेटिविटी पर, तो टेंशन आपने बिल्कुल नहीं ली। अब जो स्पीड ऑफ लाइट हर जगह से कांस्टेंट हुई, तो मूविंग ऑब्जेक्ट, बस टाइम थोड़ा मैं इसी स्लाइड के बाद बस करूंगा, तो मूविंग ऑब्जेक्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से स्पीड एक जैसी रफ्तार है रोशनी की, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे ग्राफ पर या मैथमेटिक्स में? इसको ग्राफ पर या मैथमेटिक्स में ऐसे मैनेज करते हैं कि यहाँ पे आप आए MS वर्ड में, और इसके बाद इसको बंद करेंगे क्लास को। यहाँ पे आए MS वर्ड में कि आपके पास एक फ्रेम है, बल्कि एक ट्रेन है, और उस ट्रेन की जो बोगी है, जो उसका बॉक्स है, जो उसका डब्बा है, ट्रेन का डब्बा, राइट टू लेफ्ट ट्रेन जा रही है। अब मैं सारी ड्राइंग नहीं बनाता टाइम बचाने के लिए, राइट टू लेफ्ट ट्रेन जा रही है और ये उसका एक डब्बा है। तो अक्रॉस द डब्बा फ्रॉम बॉटम टू द सीलिंग, यानी ज़मीन से उसके फर्श से, ट्रेन के डब्बे के फर्श से उसकी छत तक ये जो अक्रॉस द डब्बा एरिया है, इसको हम नाम देते हैं D का। ये हो गया डिस्टेंस अक्रॉस द डब्बा। अब हम कहते हैं कि ये तो हो गया D, लेकिन रोशनी अगर यहाँ नीचे से ऊपर जाके टकराए, कोई रोशनी का फोटान हो, हम फोटान यहाँ छोटा सा बना देते हैं, रोशनी का कोई फोटान हो और वो नीचे से छत को जाके टकराए, तो रोशनी की स्पीड से टकराएगा ऑब्वियसली। अब जब वो रोशनी की स्पीड से टकराएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो स्पीड है वो लाइट की है, इसलिए D/C चेंजिंग टाइम नॉर्मल टाइम, हमारी घड़ी के टाइम में, जो ट्रेन के अंदर हम बैठे हुए हैं ट्रेन की सीट पर, उसकी घड़ी के टाइम में हम देखा कि ये फासला D तय किया इस स्पीड के साथ। अब ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने ये आम मशहूर सिंपल इक्वेशन है जो बच्चे करते हैं इसलिए आपने यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या है। ये देखें, ये जो इक्वेशन है ये है S = VT वाली, जो हम बचपन में करते थे, और इस इक्वेशन में T को एक साइड पे रखकर दूसरी साइड पे S/V कर दिया गया है। और इस वक्त क्या हुआ पड़ा है कि T जो है वो चेंज ऑफ टाइम दिखा रहा है, और S D है और बट्टे में C है। ये ट्रेन वाली एग्जांपल में इक्वेशन वही है, तो इसलिए इस तरफ आपका ध्यान ना जाए कि ये क्या इक्वेशन लगाई गई। वापस आते हैं, तो ये हमने कहा कि इस नॉर्मल टाइम में ट्रेन के अंदर बंदा है,
उसके मुताबिक तो ये इक्वेशन का एक्सप्रेशन बनेगा। लेकिन एक बंदा नीचे खड़ा है यहाँ पर, ये सिलेंडर से बना है, ये एक बंदा नीचे से देख रहा है और ट्रेन मूव कर रही है। अब जब ट्रेन मूव कर रही है, लाइट की स्पीड ऐड नहीं हो रही, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती ना, तो ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको डायग्राम, ये ना बनता, वो आम सिंपल वाला बनता। सो ट्रेन चूंकि इस तरफ मूव कर रही है, जिस तरफ भी मूव कर रही है, तो इसकी जो ये लाइट है, ये अगर ट्रेन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे मूव करा देता हूँ, तो इसकी जो लाइट है ये यहाँ से नीचे से चली थी लेकिन यहाँ पहुँची है, और अगर और भी आगे जाएगा तो ये फॉर्म बनाएगी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसी। लेकिन अभी फिलहाल मैंने यहाँ रोक दी है, तो ये भी एक फॉर्म बना रही है राइट एंगल ट्रायंगल जैसी। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो लाइन है ये यहाँ बनाई गई है। उस टाइम में रोशनी की रफ्तार ये फासला क्रॉस करती है बॉटम से रूफ तक, वही रोशनी की रफ्तार यहाँ पे भी तो है। यहाँ पे देखिए ये जो जगह है, जो स्लोप है, इसमें भी तो सी है, क्यों नहीं सी? वही सी जो इसके नीचे से बॉटम से रूफ तक जा रही थी, सी वही है, ये वाली सी। ये जो इसके बॉटम से रूफ तक जा रही थी, सी वही है और यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे वही सी है और इसको दिखा रही है ये वाला वेक्टर लंबा। ये वेक्टर एक ही रफ्तार से चल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि एक ही रफ्तार से वेक्टर चलें? यानी आपसे अगर कोई कहे कि वो यहाँ से लाहौर गया एक ही स्पीड में, इस्लामाबाद से लाहौर गया एक ही स्पीड में, यानी उसकी स्पीड थी 300 किलोमीटर फी घंटा, तो वो एक ही स्पीड में गया, तो एक दिन वो पहुंचा 2 घंटे 4 घंटे में और दूसरे दिन वो पहुंचा 2 घंटे में। दोनों दिन स्पीड एक है, कोई और वेरिएशन भी नहीं आई बीच में, लाहौर भी वही है, इस्लामाबाद भी वही। कैसे मुमकिन है? इट इज़ इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। स्पीड आपकी सेम है तो उतना ही टाइम लगेगा, अगर रास्ता छोटा बड़ा नहीं हो गया तो। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रास्ता छोटा बड़ा हो गया है, यानी आपका जो, अगर इसको आप 1 सेकंड मान लें, क्योंकि टिक तो है ना, नीचे से ये फोटान नीचे से शुरू हुआ, ऊपर लगा टक टिक टक टिक टक टिक, तो एक टिक तो है ना। जब ये एक टिक है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड मान लें। अब ये वाला सेकंड तो छोटा हो गया क्योंकि इसका डिस्टेंस तो छोटा है, और ये वाला सेकंड तो लंबा हो गया क्योंकि इसका डिस्टेंस तो लंबा है, इस सी की रफ्तार की वजह से। अच्छा, अब ये जो सी है, ये है इस वजह से पैदा हुई कि मोशन जो है ट्रेन की, वो एक वेलोसिटी में है, वेलोसिटी वी में। मोशन जो है वो ट्रेन की एक वेलोसिटी में है, और वेलोसिटी जो है वो चेंज इन टाइम में, ये अब टाइम प्राइम है। ये कौन देख रहा है? नीचे वाला, ये जो सिलेंडर है ना, ये बंदा है और ये देख रहा है, तो इसका प्राइम का लगा दिया मैंने साथ, इसका टाइम, यानी इसकी घड़ी, ज़ाहिर है ज़मीन पर खड़े हुए रिलेटिविटी में घड़ी अलग शुमार होनी चाहिए ना, क्योंकि ये जो अंदर बैठा हुआ बंदा है, इसकी घड़ी से इसकी घड़ी मुख्तलिफ होगी, इसलिए प्राइम लगा दिया इसके साथ। ये देख रहा है कि इस वेलोसिटी की वजह से, अब देखें ना, वी टी तो बताती ही डिस्टेंस है, आपको याद होगा एस इक्वल्स वी टी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी है, तो इसलिए ये डिस्टेंस बता रही है बेसिकली, उसमें टी प्राइम जो है इसकी घड़ी से लिया गया। सो ये डिस्टेंस है, ये वाला तीर। अच्छा, और यहाँ पे जो ये सी है, ये भी टी प्राइम के रेफरेंस से है। ओहो, इक्वेशन में डालना है सी डेल्टा टी प्राइम, ये दोनों नीचे वाला बंदा देख रहा है, क्योंकि जो राइट साइड वाला बंदा है वो ट्रेन के अंदर डब्बे में बैठा है और उसके लिए इस पर अप्लाई हो रहा है टी, और ये आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये जो ट्राइंगल आपकी बन गई है इस वक्त, इसको अगर आप पाइथागोरियन फॉर्म में लिखें, तो आप जो हाइपोटेन्यूज है उसको स्क्वायर की फॉर्म में पहले लिखेंगे, और लिखेंगे डेल्टा सी डेल्टा टी प्राइम स्क्वायर बराबर है सी वी डेल्टा टी प्राइम स्क्वायर के, जो अभी हम ऊपर करके आए हैं, और ये हैं डी बाई सी के, और इसका स्क्वायर नहीं, डी के, सिर्फ डी बाई सी के नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ डी है ना, ये तो यहाँ पे मुझे सिर्फ डी लिखना चाहिए, ताकि रिकॉर्डिंग में अगर जा रही है तो ये
खाली ना हो जगह, तो सिर्फ डी आ गया यहाँ पे और ये प्राइम नहीं है, सिंपल डी है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ डी का स्क्वायर, ये पाइथागोरियन फॉर्म में जब आप लिखेंगे फिर थोड़ा सा अलजबरा करना है कि दोनों साइडों को आप क्या करें कि सी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें, सी स्क्वायर के साथ, और प्लस डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस तरह डिवाइड कर दें। अगली भी एक सिर्फ एक स्टेप है, उसमें आप लिखें सी स्क्वायर, नहीं ये तो सी स्क्वायर तो उड़ गया ना, ऊपर वाला सी स्क्वायर नीचे वाला सी स्क्वायर तो उड़ गया। अब आ गया आपके पास डेल्टा टी प्राइम स्क्वायर इक्वल वी स्क्वायर, देखें यहाँ निखरता हुआ आ रहा है लोरेंट्ज़ फैक्टर, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और डेल्टा टी प्राइम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को देखें ना ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला, तो ये असल में इसका स्क्वायर बन जाएगा अगले स्टेप में। सो ये इसी का स्क्वायर यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा नॉर्मल टी स्क्वायर, नॉर्मल टी प्राइम के बगैर इसका स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर बस एक स्टेप और, कि इस वाली साइड को, क्योंकि दोनों प्राइम के टी हैं, इस साइड पे ले जाएं, माइनस की फॉर्म में आ जाएंगे, तो हम यहाँ से कॉपी कट कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए, कट करके यहाँ माइनस के साथ इस साइड पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपका नॉर्मल टाइम आ गया है, नॉर्मल टाइम जो नीचे खड़े हुए बंदे की घड़ी पर है, जो अंदर बैठे हुए बंदे की घड़ी पर है, और यहाँ पे आपको प्राइम टाइम आ गया है। अब आपका लोरेंट्ज़ फैक्टर खुद ब खुद बाहर आ गया है, यानी जिसमें आपका ये होगा डेल्टा टी नॉर्मल वाला और डेल्टा टी प्राइम वाला, और आगे आपका अगले स्टेप में यही निकलेगा। मैं लिखता नहीं हूँ, हमारे पास टाइम कम है। लोरेंट्ज़ फैक्टर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये जो लोरेंट्ज़ फैक्टर बाहर आ गया है, ये आइंस्टाइन का निकाला हुआ है इस फॉर्म में। जब वो लाइट स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार को कांस्टेंट मान लेता है ना, तो ये पूरा तजर्बा ये इस फॉर्म में किसका बनाया हुआ है, आइंस्टाइन का। लोरेंट्ज़ वाला इस फॉर्म में नहीं है, वो हम अगली क्लास में करेंगे कि वो किस फॉर्म में। उसमें वो इस तरह से लाइट क्लॉक बना के और उसकी ट्रेन के बॉटम और रूफ और इस तरह के करके वो नहीं करता, क्योंकि आइंस्टाइन ने मूविंग फ्रेम की वजह से किया है, और ये दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं। और आइंस्टाइन ने अपने तरीके से सेम लोरेंट्ज़ फैक्टर गामा, इसको गामा कहते हैं, ये जो फैक्टर है आप जानते हैं, ये आइंस्टाइन ने भी उसी तरह निकाला जैसे लोरेंट्ज़ ने निकाला, दोनों का तरीका मुख्तलिफ है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं क्या, और उसके बाद बस करते हैं। ये पावर पॉइंट और ये, हाँ एक चीज़ जियोजेब्रा में मैंने आपके लिए एक फ़ाइल बनाई थी, वो देख लें। ये जियोजेब्रा और इसमें है ओपन फाइल, और यहाँ से लाइट क्लॉक, यही लाइट क्लॉक मैंने आपके लिए बनाया था। अगर आप चाहें तो मैं जियोजेब्रा में ये लाइट क्लॉक आपको बनाना सिखा भी सकता हूँ, आप किसी वक्त मेरे साथ ऑनलाइन हो जाएं जो सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें इस वक्त ये वही लाइट क्लॉक है, इसको आइंस्टाइन क्लॉक भी कहते हैं। अगर मैं स्टार्ट फोटॉन करता हूँ, सॉरी ये दोनों स्टार्ट हो गए, यहाँ पे थोड़ा रोक के ना, स्टार्ट फोटॉन एक स्टार्ट मूव फ्रेम, हाँ अब देखिए स्टार्ट फोटॉन किया है मैंने, तो सिर्फ फोटॉन जो है ट्रेन के बॉटम से ट्रेन की रूफ तक जा रहा है, और ये डी है, सिंपल डी। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अब फ्रेम मूव फ्रेम, ये मूव फ्रेम है, फोटॉन नहीं चल रहा, फोटॉन चला देते हैं। अब देखें ये जो चीज़ बना रहा है ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, या पूरे के पूरे साइकिल को देखें तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और स्टार्ट टुगेदर ये मैंने सारे यहाँ पे किया, रीसेट भी है इसमें ऑप्शन, स्टार्ट टुगेदर। तो ये आप इसकी निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स भी इसी में से, जहाँ दर्ज किया है वो साथ साथ लेफ्ट साइड पे आउटपुट वैल्यूज़ देता जा रहा है। सो और भी बहुत कुछ था इसमें आज की क्लास में जो रह गया है, मैं ये समझ के चलता हूँ कि हो जाएगी क्लास में, ये बातें इतनी कवर हो जाएंगी। हाँ इसको आप जियोजेब्रा अल्गूडो में भी कर सकते हैं,
इसी को लाइट वाले जो आइंस्टाइन का तजर्बा है, इसको आप दोहरा सकते हैं अल्बेडो में इस तरह से कि आपका जो फ्रेम है, ये वाला शीशा, ये दो ऐसे ऊपर नीचे कर देना ऐसे, और लाइट लेकर एक पर डालें, तो फिर इस फ्रेम के एक कॉपी ले लेते हैं, सॉरी, इस फ्रेम की एक पूरे फ्रेम की एक कॉपी लेते हैं मूवमेंट शो करने के लिए, और इसको यहाँ रख देते हैं। ये देखें वही चीज़ हो गई है कि वो मूविंग फ्रेम है तो डायगोनल पाथ बना रही है लाइट। तो अभी आपने वो अमेजिंग फैक्ट नहीं देखा जो आगे चल के इस गुफ्तगू को जब मैं सम अप करता तो आना था, क्योंकि सम अप हुई नहीं, अधूरी रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर के बाद या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम इसको सम अप करेंगे तो टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी सेम लॉरेंट्ज वेक्टर से निकलेगी। टाइम डायलेशन है तो अभी आपने देखा कि एक टाइम जो है वो डेल्टा टी नॉर्मल है और दूसरा टाइम डेल्टा टी प्राइम है, लेकिन टी प्राइम के साथ लॉरेंट्ज फैक्टर ऐड हो चुका है, इसका मतलब टाइम चेंज हो गया। इसी तरह लेंथ में भी ऐड हो जाता है लॉरेंट्ज फैक्टर, तो लेंथ चेंज हो जाती है। तो उसका वो जो अमेजिंग फैक्ट है वो अगली क्लास में मैं आपको शो करवाऊंगा। लेकिन इतना समझ लें कि जब ये लाइट चली थी, लाइट क्लॉक वाली लाइट मूविंग क्लॉक में, तो उसका पाथ लंबा था, और वही बात कि लाहौर में कोई एक ही स्पीड से कम वक्त में कैसे पहुंच सकता है और कोई ज़्यादा वक्त में कैसे पहुंच सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। यानी उसका रास्ता लंबा है तो वो सेकंड ज़्यादा देर से गुजर रहा है, और उसका रास्ता छोटा जो डी है तो वो सेकंड जो है वो जल्दी गुजर रहा है। तो सेकंड में डिफरेंस आ गया है जस्ट वेलोसिटी के कांस्टेंट होने की वजह से। अभी ये बात अधूरी है, नेक्स्ट क्लास में पूरी होगी। उम्मीद है आपने आज की क्लास को भी इंजॉय किया होगा, और इसके साथ ही ये क्लास ख़त्म करते हैं। आप में से किसी ने कुछ कहना है? सर ये हिग्स फील्ड को भी थोड़ा सा ये हम इसके साथ लिंक नहीं करेंगे जो आपने ईथर की बात की थी, हाँ, तो उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि हिग्स जो है फील्ड का जिक्र यहाँ छेड़ा जा सकता है, लेकिन मैं वो अपने इस, जी जी हाँ, अपने इसको कंप्लीट करने के लिए कि मेरा ये हो जाए पूरा बयान आज के लेक्चर का, तो वो मैंने उसको छोड़ा है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो उसका जिक्र मैं अगले लेक्चर में कर दूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है हिग्स फील्ड, वो भी एक मोलेसेस ही है। इसका हाँ, ग्लोइंग चलें छेड़ेंगे। और किसी ने कोई कमेंट करना हो, कोई बात करनी हो, कोई सवाल पूछना हो, कुछ करना हो? ये सर जो सर मेरा समझ ये था कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इसकी जो हद है हमारे पास यानी 3.10 की पावर 8 जो है हम्म। वो यानी उससे ज्यादा कोई चीज हमारे पास स्पीड से अभी तक मिली नहीं है, इसलिए हम उसकी स्पीड को कांस्टेंट मानते हैं हमेशा के लिए, हम्म। या यकीन है कि इसकी स्पीड चेंज हो सकती है किसी सूरत में। नहीं ये, जी, नहीं ये जो आप कह रहे हैं ना कि उससे ज़्यादा कोई मिली नहीं है, वो कॉन्सेप्ट का फ़र्क है। उससे ज़्यादा स्पीड यूनिवर्स की है। गैलेक्सीज जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर चली गई हैं, और जो मुसलसल एक्सेलरेटेड फ्रेम्स हैं, और वो कब से 13.7 बिलियन ईयर से चल रही हैं, उनकी स्पीड अब रोशनी की स्पीड से ज़्यादा है। दरअसल बात यह है कि रोशनी की स्पीड को यूँ नहीं है कि ये कोई ऐसी कॉस्मिक लिमिट है कि जिसको हमने हर हाल में अप्लाई, जैसे लोकल ग्रेविटी जो है वो और चीज़ है और ग्लोबल ग्रेविटी और चीज़ है। सेम लाइक थिंग इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारा फिनोमेना जो है जिसमें हम चीज़ों को इधर उधर मूव करते हैं, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि उसमें कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से आगे नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा का भी तस्वर किया जा सकता है। चले इस पे भी बात करेंगे आपके साथ, और भी अभी बात होनी भी है स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से। इस अभी बात बाकी है स्पीड ऑफ लाइट की। जी, आबदा आज़म ने लिखा है कि हमें नेक्स्ट क्लास में अपने जो स्टूडेंट साथियों से मुतारफ़ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक लिखा। मेरा इरादा था कि फ़ोरम साफ़ करूँगा, जो नहीं आते उनको ख़ारिज करूँगा, ये वो। फिर मैं चुप हो गया कि यार पहले ही 10-15 बंदे आ रहे हैं, तो और मैं इसमें क्या धमकियाँ लगाऊँ। हम पढ़ते हैं चुप करके, जो मुझसे वीडियो बन जाती है मैं अपलोड कर देता हूँ, जो रह जाती है वो नहीं हो सकती। कासिम ताउन करता है तो होता है। शौक़ की बात है तो शौक़ की बातें तो ऐसे होती हैं। हाफ़िज़ साहब का बहुत शुक्रिया, इतने मसरूफ़ आदमी हैं और फिर भी कॉलेज के प्रोफ़ेसर हैं और फिर भी मेरी क्लास में, हमारी क्लास में बैठते हैं। और आबदा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, खुरम का बहुत, पिछली क्लास से चले आ रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट क्लास में तैयार हो के आइए, आप सब अहबाब का एक दूसरे से तारुफ़ करवाएंगे, और
तो अगर तारुफ हो गया तो फिर बखरा ग्रुप बना लेंगे ताकि हम गपशप मार सकें व्हाट्सएप का। ठीक है, ठीक है सर। चलें, किसी ने कोई और बात करनी तो नहीं है? चलें ठीक है, लव यू हो गया सर। ठीक हो गया, लव यू हो गया, थैंक यू। हाँ, तूबा भी है, तूबा भी पिछली क्लास से है। आधे स्टूडेंट तो पिछली क्लास से आना शुरू हो गए। वाह जी वाह, जिंदाबाद। चले जी, अल्लाह हाफिज़।